इफ द एरर इन माय इंफॉर्मेशन, आपको लगे सर ये इन्फॉर्मेशन लिटिल बिट रॉन्ग है या मैंने मिस्टेक की है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, दिस इज पेरिकार्डियम लेयर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, सबसे आउटर वाली पेरिकार्डियम में हमें हमारे पास क्या होती है, हमारे पास पेरिकार्डियम में थ्री लेयर्स होती हैं। लाइक एक हमारे पास सीरस लेयर होती है, और उसके बाद हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम होती है। सीरस एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम, यू कैन लिख हेयर। सबसे आउटर मोस्ट जो साइड पे लेयर्स है दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम, राइट। फाइब्रस पेरिकार्डियम, यहाँ पे फाइब्रस है सबसे आउटर मोस्ट। अब जो सीरस पेरिकार्डियम है वो दो होती हैं। लाइक एक प्राइटल होती है, ये वाली, ये प्राइटल पेरिकार्डियम, और दूसरी होती है विजरल पेरिकार्डियम, विजरल पेरिकार्डियम जो कि मायोमीट्रियम के क्लोज होती है। ठीक है, मायोमीट्रियम के क्लोज होती है, उसको कह देते हैं एपिकार्डियम। एपिकार्डियम उसको कह देते हैं। आपको ये जूम करने वाला जो इंडिकेटर है ये नजर आ रहा है आप लोगों को? प्लीज एनीबॉडी लेट मी नो, आपको मेरा माउस नजर आ रहा है? Yes, sir. माउस या इंडिकेटर? ओके फाइन, ग्रेट। ओके, ओके, ये वाला एपिकार्डियम है, दिस इज द विजरल विजरल पेरिकार्डियम। जो सीरस पेरिकार्डियम है वो दो तरह की होती है, एक प्राइटल लेयर होती है, एक विजरल लेयर होती है। जो हमारे पास मायोकार्डियम होती है उस पे जो लेयर होती है सीरस पेरिकार्डियम की, उसको हम एपिकार्डियम या विजरल पेरिकार्डियम कह देते हैं। ठीक है, दीज आर ऑल अबाउट पेरिकार्डियम। और जो विजरल और प्राइटल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम और प्राइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम में जो स्पेस होती है उसको पेरिकार्डियल स्पेस कह देते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल स्पेस, ये जो इधर स्पेस आ रही है दिस इज पेरिकार्डियल स्पेस। यही वो स्पेस होती है जिसके अंदर फ्लूइड अकोमुलेट हो जाता है, और हम उस कंडीशन को कार्डिक टेम्पोनेट कह देते हैं। हमारे पास बैकस्टाइएट्स आता है जिसमें हाइपोटेंशन, मफल हार्ट साउंड, और उसके बाद हमारे पास और क्या आता है, देर इज इंगोज नेकमेड, इंगोज नेकमेड, और ये बैकस्टाइएट इसी फ्लूइड में, इसी स्पेस में फ्लूइड अकोमुलेशन की वजह से होती है। ठीक है, और उससे नीचे जो लेयर होती है दैट इज मायोकार्डियम। ठीक है, अब मायोकार्डियम से नीचे कौन सी आ जाती है, दैट इज एंडोकार्डियम। ओके, यहाँ पे मैं एक ये बात आपको कर दी। अब उसके बाद जो है मैं आपको बताऊं इनके नर्व्स और जो वेसल्स होती हैं दैट आर डिफरेंट। लाइक ये जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है सबसे आउटर वाली, अलोंग विद प्राइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है दैट इज हमारे पास फ्रेनिक नर्व एंड इंटरकोस्टल नर्व्स होती है, फ्रेनिक एंड इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, जो साइड वाली होती हैं, वाइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम, इन दोनों की नर्व सप्लाई इज वेगस नर्व्स एंड, और हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व्स होती है। और जो एपिकार्डियम होती है दैट इज नर्व सप्लाई की होती है कार्डिक प्लेक्सिस से। ठीक है, इसी तरह अगर हम ब्लड सप्लाई की बात करें दोनों की, तो यहाँ पे जो प्राइटल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम होती है एंड फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है, इनकी ब्लड सप्लाई होती है पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। ठीक है, और एपिकार्डियम की होती है क्रोनरी आर्टरी, जो कि हमारे पास हार्ट की क्रोनी सर्कुलेशन होती है, क्लोज टू मायोकार्डियम और क्रोनी आर्टरी। एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? इज दैट पॉइंट क्लियर टू ऑल? ओके, अगर किसी को मसला है प्लीज लेट मी नो। डॉक्टर लाइबा, आर यू देयर? डॉक्टर लाइबा, डॉक्टर लाइबा, आर यू देयर? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर लाइबा। Sir. ओके, प्लीज। ओके, रिपीट कर देता हूँ डॉक्टर, डॉक्टर, ओके फाइन, डॉक्टर फरहत नाज, डॉक्टर फरहत नाज, आर यू देयर? Yeah. Okay, can you tell me what is the nerve supply of the fibrous pericardium? फाइब्रस पेरिकार्डियम की नर्व सप्लाई क्या होती है? Vagus nerve, sir. नो, And नो डॉक्टर intercostal फरहत। nerve. Intercostal nerve. Phrenic and intercostal nerve. Phrenic and intercostal nerves are the nerve supply of the parietal layer of serous pericardium and fibrous pericardium, right? और इसकी ब्लड सप्लाई मैंने आपको क्या बताई, दैट इज पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, इन दोनों की। ठीक है, फिर अच्छा, और उसी बात आप मुझे रिपीट कर दें डॉक्टर फरहान नाज, मैंने क्या बताया आपको? डॉक्टर फरहान नाज, कैन यू रिपीट प्लीज? सर आपने नर्व सप्लाई तो इंटरकॉस्टल नर्व्स और सैनिक नर्व्स बताइए और यस,
आर्टरी, देखिए पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, फ्रेनिक नर्व पेरिकार्डियम की पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी, पेरिकार्डियम की पेरिकार्डियम और फ्रेनिक नर्व भी आती है और पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी दोनों मिलके आर्टरी बना देती हैं, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी। और जो इसके साथ वाली एपिकार्डियम है वो वही होगी जो क्रोनी सर्कुलेशन होगा, तो वो उधर से ले लेता है जो क्रोनरी आर्टरी से आती है, ठीक है, उधर से ही वो ले लेता है। और इसकी नर्व सप्लाई कार्डिक प्लेक्सिस से आ जाती है, कार्डिक प्लेक्सिस से आ जाती है। ओके, एम ए क्लियर? नो, सभी को क्लियर है? नर्व एंड आर्टीरियल सप्लाई? यस सर। ओके फाइन। अब दिस वाज अबाउट द पेरिकार्डियम, ठीक है। अभी मैं वार्म अप कर रहा हूँ आपको, प्लीज इंटरेक्ट विद मी, ठीक है। द प्रीवियस दो स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह, एंड आई रियली फील दे आर गोना क्रैक दैट एफसीपीएस में अटेम्प्ट, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करेंगे, पेरिकार्डियम की बात की, हार्ट की बात की, अब लिटिल बिट हम हार्ट के अंदर जाते हैं, ठीक है। दिस इज अ हार्ट, ठीक है। यहाँ से मैं आपको, ये विजिबल है आपको डायग्राम? जी सर। यस ओके सर। फाइन। यू कैन सी यहाँ पे ऐसे नोड है ये वाला, और फिर एवी नोड है, फिर उसके बाद हमारे पास बंडल ऑफिस है, और उसके बाद राइट बंडल ब्रांच है, लेफ्ट बंडल ब्रांच है, और हमारे पास यहाँ पे परकंजी फाइबर्स आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे उसके साथ ही ईसीजी मैंने शो करवाई हुई है, यहाँ पे पी वेव है, पी आर सेगमेंट है, क्यू आर एस कम्प्लेक्स है, एस टी सेगमेंट है, जे पॉइंट है, टी वेव है, यू वेव है, एंड नीचे हमारे पास इंटरवल आ रहे हैं, पी आर इंटरवल एंड क्यू टी इंटरवल। अब प्लीज यहाँ पे कंसंट्रेशन। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं आपको जस्ट बता दूंगा और पूछूंगा नहीं। यूट्यूब पे देयर इज अ प्रॉब्लम कि वहाँ पे इंटरेक्टिव सेक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे मैं हमेशा इंटरेक्टिव रखता हूँ चीज़ों को ना, मैं पूछता भी हूँ। सो हम यहाँ पे ऐसे नोड की बात करते हैं, ऐसे नोड। पहले एमसीक्यूज आता है, वेयर इज एन ऐसे नोड लोकेटेड, कैन एनीबॉडी टेल मी ऐसे नोड कहाँ पे होता है? Sulcus terminalis. यस, एट द अपर बॉर्डर ऑफ सर्कस टर्मिनालिस। डॉक्टर कौन सा है ये, किसने बोला है? Dr. Huma. ओके, डॉक्टर हुमा, ग्रेट। डॉक्टर हुमा, थैंक यू वेरी मच, यू आर राइट, सर्कस You're टर्मिनालिस। welcome, sir. ओके, ओके, यहाँ पे अगर मैं ये उसकी लोकेशन पूछूं कि ये एपिकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम होता है, सब एंडोकार्डियम होता है, कहाँ पे होता है ऐसे नोड? कैन एनीबॉडी टेल मी? वैसे एक एमसीक्यू में तो तलावा जी था ये सब एंडोकार्डियम, लेकिन एक जगह यस, सब वो लिखा डॉक्टर है। डॉक्टर राना जिशान जी जी। ये मैंने कहा एमसीक्यू में तो सब एंडोकार्डियम लिखा था, लेकिन एक जगह वो डिस्कशन हो रही थी तो ओके वहां पे वो कह रही थी कि एपिकार्डियम, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं सब एंडोकार्डियम, लेकिन वो मानी नहीं। ओके, सब एपिकार्डियम, आई एम नॉट क्लियर डॉक्टर राना जिशान, दैट इज सब एपिकार्डियम, ठीक है। सब एपिकार्डियम ऐसे की लोकेशन होती है ऐसे नोड की, ठीक है, सब एपिकार्डियम। ये जो ओके कंडक्टिंग सिस्टम है ये तलावा जी कहाँ पे होता है ओवरऑल सारा जो होता है? ओके, मैं आपको सही तरह ऑडिबल नहीं है डॉक्टर राना जिशान, आप मुझे ना टेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है? ओके, एस ए नोड ए सब एपिकार्डियम, ए बी नोड एंडोकार्डियम, सब एंडोकार्डियम में होती है, ए बी नोड। और जो हमारे पास कंडक्टिव जो सिस्टम है दैट इज प्रेजेंट इन सब एंडोकार्डियम, ठीक है, सब एंडोकार्डियम। ओके, एस ए नोड, ए बी नोड एंड कंडक्टिव सिस्टम, ये सारा कंडक्टिव सिस्टम। और दूसरा एमसीक्यूज ये आता है ए बी नोड की लोकेशन, ठीक है, ए बी नोड की दैट इज सब एंडोकार्डियम, और एंडोकार्डियम में होती है ए बी नोड, और जो हमारे पास कंडक्टिव सिस्टम है दैट इज सब एंडोकार्डियम, ठीक है, सब एंडोकार्डियम में होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पूछता है कि ब्लड सप्लाई ऑफ द कंडक्टिव सिस्टम, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ कंडक्टिव सिस्टम? Sir, right coronary artery supply यस, करती है except right bundle branch. yes, great, Dr. Huma, you are great. I think you're gonna good match with me. Okay, that is conductive system जो होता है वो हमारे पास सारा राइट कोरोनरी आर्टरी से सप्लाई होता है। एक्सेप्शन है हमारे पास राइट ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, जो कि सप्लाई होता है दैट इज लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं निमोनिक्स की, थोड़ा सा बात करता हूँ। एस ए नोड, वाई एस ए नोड इज एक्ट एज अ पेस मेकर,
Why SA node act as a pacemaker? Either it is automaticity या इसकी हाई रेट ऑफ इम्पल्सिस जनरेशन। क्या होगी दोनों में से प्रायोरिटी? दोनों में से प्रायोरिटी क्या होगी? Okay, that is its high rate of impulses generation, not autonomicity नहीं होती, it is high rate of impulse generation, ठीक है? So that is the wrong concept. Automaticity is also present in the AV node. AV node के अंदर भी present होती है. So we cannot say the pacemaker activity of SA node is not due to autonomicity. It is due to increased rate of impulses generation, ठीक है? अब इसको कैसे, हमने बात की इंक्रीज रेट ऑफ इम्पल्सिस, तो कितनी इम्पल्सिस जनरेशन होती है? हमने याद करना एस ए नोड, एस ए से एस ए एक्स टी वाई सेक्सटी, एस ए एक्स टी वाई सेक्सटी, ठीक है? तो यहाँ से एस ए नोड एस ए एक्स टी वाई सेक्सटी, तो 60 हो जाएगा, 60 to 80, ठीक है? 60 to 80 इसका रेट होता है सबसे ज्यादा इम्पल्सिस जनरेशन का, और उसमें से 20 कम कर दें तो एवी नोड का बन जाएगा, कितना बन जाएगा? डेट इज 40 to 60, ठीक है? 40 to 60। इसी तरह अगर 40 और 20 और कम कर दें तो परकंजी फाइबर्स का बन जाएगा, डेट इज 20 to 40। एम आई क्लियर? ये बात क्लियर है सभी को? हाउ टू रिमेम्बर द impulses rate? डॉक्टर ओके फाइन, मुझे वो शो नहीं हो रहे। डॉक्टर फरहद नाज, कैन यू प्लीज रिपीट, मैंने अभी क्या बताया? सर आपने जो है वो एसए नोट की जो है डिस्चार्ज बताया, इम्पल्सिव डिस्चार्ज वहां से आ रहा है। एसए नोट का आपने बताया कि 60 का आएगा, 60 to 80 होगा, और एवी नोट का आपने कहा कि 40 to 60 मैंने ये होगा। निमोनिक कैसे बताया? 60 to 80 कैसे याद करना है हमने? तो सर आपने 60 करके बताया कि यस, एस ए एक्स टी वाई, सेक्सी, एस ए एक्स टी वाई, ठीक है? तो यहाँ से हम रिमेम्बर कर सकते हैं, बाकी 20 कम कर देंगे तो बाकियों की इम्पल्सिस बन जाएगी, ठीक है? ओके फाइन, ग्रेट। तो अब अगर हम बात कर लें, एक तो हमने ऐसे नोट की बात कर ली, लोकेशन की, उसकी बात कर ली कि ऑटोनोमेसिटी उसकी वजह से ये होता है। अब हम उसकी जो आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे कि उसमें जो सेल साइकिल पे डिपोलराइजेशन होती है, कौन से आयंस इन्वॉल्व होते हैं ये भी पूछता है, कौन सा फेज होता है ये भी पूछता है। मैं उसकी इमेज दिखाऊंगा आपको, उसके बाद हम बात करेंगे। ओके, एक और एमसीक्यूज ये आता है कि हमारे पास परकंजी फाइबर्स, जो परकंजी फाइबर होते हैं इनकी कंडक्शन सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? परकंजी फाइबर की कंडक्शन सबसे ज्यादा होती है। तो क्या क्या वजह होती है जिसकी वजह से इसकी कंडक्शन सबसे ज्यादा होती है? ठीक है, सबसे पहले आपने, सॉरी, गैप जंक्शन ज्यादा होते हैं। ओके, जस्ट गैप जंक्शन, व्हाट अबाउट प्योरिटी? एक लंबा सा उसमें लाइन लिखी होती है डबल ए के अंदर कि ये चीज हो तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, उसके हवाले से बताइएगा मुझे प्लीज। कंडक्शन, मैं स्टूडेंट्स को रिमेंबर इस तरह करवाता हूँ, यू हैव टू रिमेंबर दिस बाय कंडक्शन, ठीक है? कंडक्शन क्या? COND, CON आपका स्मॉल लेटर्स में लिखें आप, प्लीज समवन राइट इट डाउन, ठीक है? राइट इट डाउन, CON स्मॉल लेटर में, D कैपिटल लिखना है आपने, और उसके बाद G भी कैपिटल लिखना है, और उसके बाद C भी आपने कैपिटल लिखना है, ठीक है? कंडक्शन, और TION, ठीक है? कंडक्शन से कंडक्शन, ठीक है? उसके बाद आपने एक स्पेस देके डिक्रीज का एरो लिखना है, एंड देन MR, मिस्टर, ठीक है? मिस्टर कंडक्शन, दैट इज द priority which we have to select when we are talking about the conduction in the Purkinje fiber, कि क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है? सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, कौन सा कैपिटलाइज करना है आपने? डी कैपिटलाइज करना है। तो डी से क्या बनेगा? दैट इज डायमीटर। फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी, एमसीक्यूज में आएगा, व्हाई द Purkinje fiber has increased rate of conduction, that is because of its increased diameter, ठीक है? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑप्शन के अंदर अगर ये होगा तो वी हैव टू सेलेक्ट द इंक्रीज डायमीटर। उसके बाद जो जी आता है, डी के बाद जी मैंने बताया था, उसके में क्या आ जाता है? दैट इज गैप जंक्शन, ठीक है? गैप, जी फॉर गैप जंक्शन, उसमें इंक्रीज गैप जंक्शन है, दैट्स वाई। और फिर सी से मैंने आपको क्या बताया? दैट इज सी को कैपिटलाइज करना है, दैट इज चैनल, इंक्रीज नंबर ऑफ चैनल। सो प्लीज, अगर आपके ऑप्शन के अंदर गैप जंक्शन और डायमीटर हो तो आपने
फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द डायमीटर, ठीक है, नोट द गैप जंक्शन, नोट द चैनल। ये प्रायोरिटी वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमारे पास डायमीटर आएगा, फिर गैप जंक्शन आएगी, फिर चैनल आएंगे, ठीक है। कंडक्ट जंक्शन वाला ये हो गया, और फिर उसके बाद डिक्रीज का एरो एम आर, मिस्टर एम आर, एम एंड आर। और डिक्रीज से हम आपने देखना है कि एम आर दोनों चीजें मिस्टर जो है डिक्रीज हो रही हैं। एम से क्या बनेगा, दैट इज लेस नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स, ठीक है, एम फॉर मायोफिब्रिल्स एंड आर फॉर डिक्रीज और शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है, शॉर्ट रिफ्रैक्टिव पीरियड, डिक्रीज नंबर ऑफ मायोफिब्रिल्स। एम आई क्लियर? ये क्लियर है आप लोगों को? प्लीज लेट मी नो, ये क्लियर हुआ है? Yes, sir. ओके, कौन बोल रहा है? प्लीज लेट मी नो। किसी को इशू है इसके अंदर? No, sir. आपको प्रायोरिटी पता चल गई है कि कंडक्ट जंक्शन को कैसे याद करना है, प्रायोरिटी गैप जंक्शन और उसमें डायमीटर excuse me, किसको sir. प्रायोरिटाइज करना है? ओके, कर देता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे राइट नहीं कर पा रहा, अदरवाइज मैं लिख के आपको बताता हूँ। CON स्मॉल लेटर में, D कैपिटलाइज, अच्छा सी के बाद CON आपने लिखा है, दैट इज स्मॉल लेटर में, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है DJC TION, ठीक है। जो DJC है दैट इज कैपिटलाइज, और TION स्मॉल लेटर में। अच्छा, उसके बाद जो C के बाद आपने लिखना है एक MR, मिस्टर वाला, और M से पहले आपने डिक्रीज का एरो लगा देना है, सो दैट यू आर क्लियर कि दे दोनों चीजें डिक्रीज हो रही हैं। तो M फॉर मायोफिब्रिल्स, R फॉर रिफ्रैक्टिव पीरियड, ठीक है। एम आई क्लियर? नो, ये क्लियर है अब? डॉक्टर साहिबा जिसने कहा था C के बाद रिपीट कर दें। yes, conjunction MR, yes you are right। और M for myofibril, डिक्रीज का एरो लगाएंगे आप, डिक्रीज का नीचे वाला एरो, नोट लेस देन वाला नहीं, नीचे वाला एक डंडा और नीचे को कर दें उसको। आई डोंट नो आप ये कैसे करें। ओके फाइन, क्लियर है ना अब? ओके नेक्स्ट चलते हैं। अब मैंने ये आपको बता दिया उसके मायोफिब्रिल कंडक्शन क्यों ज़्यादा होती है, और उसका मैंने आपको प्रायोरिटीज वाइज भी बता दिया, और उसमें ऑटोनोमेसिटी या उसमें से हमारे पास जो पेसमेकर एक्टिविटी है ऐसे नोड की क्यों होती है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड इज ड्यू टू विच आइन। अच्छा, C एंड G का बता देता हूँ कि व्हाट इज C इज फॉर चैनल, G इज फॉर गैप जंक्शन, ठीक है, गैप जंक्शन, G फॉर गैप जंक्शन, ओके, एंड M से मायोफिब्रिल्स, R से रिफ्रैक्टिव पीरियड, ओके। ठीक है, इसमें ऑटोमेसिटी एक्टिविटी जो इसकी होती है हमारे पास पेसमेकर एक्टिविटी इज ड्यू टू विच आइन। यस डॉक्टर अक्सा, यू हैव रेज योर हैंड। यस, दैट इज सोडियम, ठीक है। अभी तक के लिए सोडियम याद रखें। मैं आपको एक्सेप्शन भी बताऊंगा कि डीपोलराइजेशन किन किन में होती है और एक्सेप्शन क्या होती है। यस, कंडक्शन, यस कंडक्शन MR भी आ जाता है। ओके फाइन, यहाँ पे अब हमने वो बात कर ली। अब मैं बात करूंगा थोड़ी ECG की। कैन यू टेल मी व्हाट इज ECG? हमारे पास MCQ करता है, व्हाट इज करेक्ट अबाउट ECG? हमारे पास it is only visible when there is partial contraction and partial relaxation. Is that okay? No, partially depolarized, partially repolarized, ठीक है, तब हमारे पास ECG आती है। partially depolarized and partially repolarized, ठीक है, तब हमारे पास ECG आती है। ओके, कैन यू टेल मी कि इस ECG के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास उसकी डिपोलराइजेशन शो नहीं करवाएगी? एट्रियल डिपोलराइजेशन नहीं होती, कौन सा होगा? एट्रियल डिपोलराइजेशन नहीं होती। स्ट्रक्चर की बात की है, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर, Yes. जिसकी हमारे पास डिपोलराइजेशन या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शो नहीं की हुई। प्लीज पे द कंसंट्रेशन टू माय क्वेश्चन। मैं वर्ड्स क्या चूज कर रहा हूँ। यस डॉक्टर शावानी, ओके, आई थिंक सो सम ओल्ड स्टूडेंट हियर, दैट इज डेट। हमारे पास SA नोड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे शो नहीं की करवाई गई, ठीक है। AV नोड आ जाता है, मैं बताता हूँ कैसे। ये SA नोड की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यहाँ पे ECG में शो नहीं करवाई गई, ठीक है, एक चीज। दूसरी, हमारे पास P वेव क्या इंडिकेट कर रही है, दैट इज डिपोलराइजेशन या रिपोलराइजेशन ऑफ आर्टिया, Depolarization.
दैट इज डीपोलराइजेशन, ठीक है, अपवर्ड जा रही है, दैट इज डीपोलराइजेशन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास पी से लेकर क्यू आर एस। मुझे ये कोई बता दे क्यू नॉर्मली ईसीजी में होता है? क्यू इज नॉर्मल थिंग? ईसीजी में क्यू होता है या नहीं होता? होता है। क्या नहीं होता? नॉर्मल ईसीजी के अंदर क्यू वेव इज नॉट प्रेजेंट नॉर्मल ईसीजी में, ठीक है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल ईसीजी। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे पीआर सेगमेंट की, व्हाट इज पीआर सेगमेंट? ठीक है, पीआरएस सेगमेंट है फ्रॉम द एंड ऑफ atrial depolarization to the start of ventricular depolarization, ठीक है, that is PR segment। ओके, PR segment का MCQs आता है कि atrial depolarization ECG में कौन रिप्रेजेंट कर रही है? atrial depolarization P waves। ओके, अगर मैं पूछूं complete atrial depolarization is represented by, फिर क्या आएगा? complete atrial depolarization PR interval। Sir, PR interval. PR segment, please, PR segment, PR segment, not interval, ठीक है, that is PR segment। Complete atrial depolarization is PR segment। Okay, remember, अगर मैं यही पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे यही पूछूं कि इसमें से हमारे पास एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट किस में कर रहा है, कोरिस्पोंड कौन सी कर रहा है वेव को, ईसीजी में कोरिस्पोंड कौन सी करेगा? एट्रिया इज कॉन्ट्रैक्टेड और ईसीजी में कहाँ पे कोरिस्पोंड करेगा? एनीबॉडी प्लीज? दैट विल बी द अगेन द पीआर सेगमेंट। प्लीज रिमेंबर, सबसे पहले डिपोलराइजेशन होती है, उसके बाद हमारे पास कंट्रैक्शन होती है। कंट्रैक्शन एंड डिपोलराइजेशन आर द डिफरेंट थिंग्स। पहले डिपोलराइजेशन होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इसी वजह से हम कहते हैं द जो जेवीपी के अंदर ए वेव आती है, ए वेव आती है जेवीपी के अंदर, वो हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रही होती है? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। और वो किसको किसको कोरिस्पोंड करेगा? दैट इज पीआर सेगमेंट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि वो पीआर सेगमेंट को कोरिलेट करती है। अगर आपसे ऐसी पूछ ले कि व्हाट इज ए वेव ऑफ द जेवीपी कोरिस्पोंड टू, दैट इज पीआर सेगमेंट, ठीक है। वो ये एमसीक्यू जितने भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, दीज आर द पास्ट एमसीक्यूज, राइट? राइट, एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ओके ओके फाइन। सो हमने ए वेव जेवीपी के हमने पढ़ेंगे, आगे मैं कोरिलेट करवाऊंगा उसके साथ इमेज के साथ भी कि ए सी एक्स वी वाई होती है। और वहां का मैंने एक पॉइंट अभी बताया कि जो ए वेव जेवीपी की होती है वो आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और ईसीजी पे हमारे पास आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन पीआर सेगमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे पास कंप्लीट आर्टियल डिपोलराइजेशन इज पीआर सेगमेंट। और आर्टियल डिपोलराइजेशन कंप्लीट का वर्ड नहीं यूज किया, दैट इज पी वेव, ठीक है। अब हम बात करते हैं पीआर इंटरवल की। पीआर इंटरवल क्या है? दैट इज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द पी वेव्स टिल द बिगिनिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, या हमारे पास जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होती है, दैट इज पीआर इंटरवल। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी कि पीआर इंटरवल से कंडक्शन, ये जो कंडक्शन हो रही है हमारे पास ऐसे नोड से हमारे पास वेंट्रिकल में आ रही है, तो ये पीआर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक? सर एट्रिया की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वेंट्रिकल तक करंट जो है वो एट्रिया से वेंट्रिकल में लेके जा रहा है। ओके, पीआर इंटरवल हमारे पास कहाँ से कहाँ कंडक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसे नोड एट्रिया से से ऐसे एवी नोड से हमारे पास करंट जा रहा है एवी नोड, फिर बंडल ऑफ इज, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच, उसके बाद फिर परकंजी फाइबर, फिर वेंट्रिकल की मायोमीट्रियम के अंदर, ठीक है। दैट इज व्हाट रिप्रेजेंट द पीआर इंटरवल। एम आई क्लियर? पीआर इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है? फ्रॉम ऐसे नोड टू मायोमीट्रियम ऑफ द हार्ट। इज दैट क्लियर? ये क्लियर है सभी को? ओके फाइन। एमसीक्यूज में ये आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पीआर इंटरवल, ठीक है। तो एवी नोडल डिले किसके अंदर आ जाएगा? एवी नोडल डिले, एवी नोडल डिले किस में आ जाएगा? यस, पीआर इंटरवल। अच्छा, तो फिर इसीलिए कंफ्यूज नहीं करना आपने कि एवी नोडल डिले ही केला पीआर इंटरवल नहीं होता, वो कंप्लीट फ्रॉम ऐसे नोड टू मायोमीट्रियम होता है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर।
अच्छा, दूसरी अगर एमसीक्यू ये आता है कि एवी नोडल डिले क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या पर्पस होता है एवी नोडल डिले का? दैट इज सर फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए डिले होता है। यस फॉर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाए, वेंट्रिकुलर फिलिंग हो जाए, ठीक है, फॉर वेंट्रिकुलर फिलिंग के लिए अगर एवी नोड डिले कम हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? वेंट्रिकुलर फिलिंग अर्ली जितना नहीं होगी, कम किलोमीटर होगी, उतना वेंट्रिकुलर फिलिंग हो फिलिंग, रहा है। वेंट्रिकुलर फिलिंग अप्रोप्रिएट नहीं होंगी, वो जल्दी से कम फिलिंग करेगा वेंट्रिकल्स, ठीक है, एवी नोडल अगर डिले कम हो जाता है। तो मुझे ये बता दें कि अगर एवी नोडल डिले है तो डिले कम हो गया है तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुई है? ठीक एक्टिविटी इंक्रीज होगी सर। Yes, that is सिंपैथेटिक sympathetic activity. Sympathetic activity के अंदर क्या होता है? That is increase heart rate. ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन ज्यादा हो जाता है, इसकी जो इम्पल्सेस हैं वो भी ज्यादा हो जाती हैं। सो अल्टीमेटली देयर इज एवी नोडल की कंडक्शन भी ज्यादा हो जाती है, डिले कम हो जाता है, वेंट्रिकल ज्यादा फील नहीं करते, जल्दी से वो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते हैं। सिंपैथेटिक में ओवरऑल देयर इज इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। अगर मैं यही पूछूं कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमारे पास पीआर इंटरवल पे क्या इफेक्ट होगा? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के अंदर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा? प्रोलॉन्ग हो जाएगा ना सर पीआर इंटरवल। प्रोलॉन्ग हो जाएगा। क्यों? पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के अंदर हमारे पास ऐसे नोड से एवी नोड तक जो फायरिंग होगी वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। वो ऐसे नोड पैरासिम्पैथेटिक क्या करवाता है? वो ऐसे नोड पे एक्ट करता है और इसको क्या कहता है? एमसीक्यूज ये भी पूछा होता है कि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ऐसे नोड पे क्या चेंज करता है कि उसकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है इम्पल्सिस की। नॉर्मली कितनी इम्पल्सिस होती है ऐसे नोड की? कोई मुझे बता दे प्लीज। 60 to 80। यस 60 to 80, ठीक है, ऐसे नो टू 60 to 80। अगर पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी तो हमारे पास क्या होगा? दैट इज इंक्रीज परमिबिलिटी टू पोटेशियम आयन, ठीक है, पोटेशियम आयन की परमिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। प्लीज अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ इन अ सिस्टेमिक वे, these are the past MCQs, these are the CPMs, CPSP MCQs जो उन्होंने पूछे हुए हैं। डू नॉट थिंक आई एम डिलीवरिंग अ लेक्चर, मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं आपको पास पेपर करवा रहा हूँ सारे इन अ सिस्टेमिक वे में। प्लीज पे अटेंशन। अगर किसी ने पढ़ा हुआ है पास पेपर, रफी पढ़ी है, डबल ए पढ़ा है, एक दफा रिवाइज किया है, ही एंड शी विल रियलाइज कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर किसी ने नहीं पढ़ा वो इन चीज को सीखे, इनको देखे मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, और फिर जब हम एमसीक्यूज करेंगे देन यू विल रियलाइज कि सर ने ये बात की थी, ठीक है, और वो कंसेप्ट ये है। फिर मैं एमसीक्यूज में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, वो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सारा एक्सप्लेन। ओके फाइन। तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी में कौन क्या चेंजेस आती है? प्लीज लेट मी नो, कौन से आयन में चेंजेस आती हैं? डॉक्टर नूर आप बता दें प्लीज। डॉक्टर नूर। पोटेशियम आयन सर। पोटेशियम आयन इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ द पोटेशियम आयन। सो फिर क्या होगा? पीआर इंटरवल पे प्रोलॉन्ग कर जाएगा, क्योंकि ज्यादा डिले हो जाएगा ना, प्रोलॉन्ग कर जाएगा पीआर इंटरवल। ओके फाइन। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डन, पीआर इंटरवल डन। क्या होता है? पीआर सेगमेंट क्या होता है? डन। आर्टरियल कॉन्स्ट्रिक्शन किसको कोरिलेट करता है? डन, ठीक है। अब हम बारी आ जाती है हमारा क्यूआरएस कम्प्लेक्स को। ओके, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फ्रॉम एंडोकार्डियम टू द पेरिकार्डियम, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एमसीक्यूज ये भी आता है, फ्रॉम द एंडोकार्डियम टू पेरिकार्डियम या एपिकार्डियम, वो किसको कोरिलेट करेगी? क्यूआरएस ईसीजी के अंदर। दैट इज क्यूआरएस कम्प्लेक्स। क्यूआरएस कम्प्लेक्स क्या है? एमसीक्यूज आता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन ऑन ईसीजी इज रिप्रेजेंटेड बाय, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। दैट इज क्यूआरएस कम्प्लेक्स, ठीक है, क्यूआरएस कम्प्लेक्स। अगर मैं यही एमसीक्यूज इस तरह पूछूं, कंप्लीट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक क्या आएगा? यस डॉक्टर नूर यू आर ग्रेट, दैट इज एसटी सेगमेंट, ठीक है, एसटी सेगमेंट। जिस तरह मैंने पहले पीआर सेगमेंट का बताया था, कंप्लीट का वर्ड आ जाए कि कंप्लीट हो गई है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, दैट इज एसटी सेगमेंट, ठीक है। तो अगर मैं आपसे यही पूछूं कि सिस्टोली ऑफ द हार्ट ऑन द ईसीजी इज रिप्रेजेंटेड बाय, फिर क्या आएगा? सिस्टोली ऑफ द ईसीजी ऑफ द
heart is represented by on the ECG. Okay, Dr. Noor. Okay, I think so. Dr. Noor, you are the same student of the previous class, yeah, new one. Dr. Noor. Okay, new one. Okay, fine. Okay, you are good. You are good. Okay, fine. अब ये देखिए मैंने आपसे क्या बात की है, डेट इज के सिस्टली क्या होता है। सिस्टली में हमारे पास क्या होता है, देयर इज वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन, राइट। वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्ट करता है तो उसके अंदर पहले वेंट्रिकुलर कंस्ट्रिक्शन के अंदर डिपोलराइज करेगा वेंट्रिकल्स और उसके बाद वो कंस्ट्रिक्ट करेगा। तो डिपोलराइजेशन की हमें कौन सी वेव देगी, दैट इज QRS, ठीक है, QRS। ये हमारे पास डिपोलराइजेशन आता है। आइडियली दैट इज RS वेव इन द नॉर्मल केस, नॉट द QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो डिपोलराइजेशन के अंदर हमारे पास क्या आएगी, RS वेव, और उसके बाद हमारे पास जो कॉन्टैक्ट करेगा कौन सा साइट हो जाएगी, दैट इज ST सेगमेंट। ST सेगमेंट के अंदर वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेंगे और डिपोलराइज कहाँ पे करेंगे, RS वाली फॉर्म में। सो अक्सर आपने देखा होगा उसने QT या RT/RT लिख देता है, ठीक है, अक्सर MCQs के अंदर आपने देखा होगा। तो RT इसी वजह से लिखता है कि R से शुरू होता है और T तक जाता है, ठीक है, T तक जाता है। दैट इज उसके अंदर क्या आ जाती है हमारे पास, डिपोलराइजेशन प्लस हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन दोनों आ जाएगी, दैट इज QT इंटरवल। और यहाँ पे हमारे पास वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन भी हो रही है, टी वेव में वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन भी होती है। रफी के अंदर मिस्टेक है, उसने यहाँ पे जो सिस्टली फेज है उसने और लिखा हुआ है विच इज रॉन्ग। सो प्लीज प्रेफर सिस्टली फेज ऑन द ECG कोरिस्पॉन्ड टू RT/QT, ठीक है, कोई भी हो इसको प्रेफर करना है। मैं क्लियर, ये क्लियर है पॉइंट सभी को? ओके फाइन, ग्रेट, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज J पॉइंट, यहाँ पे मैं J पॉइंट की बात करता हूँ। एक J वेव होती है, एक J पॉइंट होता है। J पॉइंट ये होता है फ्रॉम द एंड ऑफ QRS एंड द बिगिनिंग ऑफ ST सेगमेंट, वो J पॉइंट है। J वेव क्या होता है, जिसको ओसबर्न वेव करते हैं और वो हाइपोथर्मिया के अंदर प्रोमिनेंट हो जाती है। जस्ट रिमेंबर J पॉइंट इज डिफरेंट, J वेव इज डिफरेंट, राइट। अब यहाँ पे ST सेगमेंट का पॉइंट आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ MI का कौन सा होता है इंडिकेटर on the ECG? ST Okay, difference. that is ST elevation, ठीक है, ST elevation होता है डिस्प्लेसमेंट, यस, एलिवेशन भी हो सकती है और उसका डिक्रीज भी हो सकता है, डिप्रेस भी कर सकता है ST सेगमेंट। ओके, ये हो गया हमारे पास, ये भी पास पेपर में आया हुआ था। ओके, MCQ ये आता है कि हमारे पास T वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, प्लीज एनीबॉडी? Polarization. वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ग्रेट। प्लीज अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आई विल ट्राई कि मैं आपका ऐसे इंटरेक्टिव लेक्चर लूँ, वो यूट्यूब वाला ना लूँ क्योंकि उधर मज़ा नहीं आता। जब तक आप इंटरेक्ट ना करो, जब तक आप आंसर ना करो, आई डू नॉट फील कि मैं एक अच्छा लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। सो आई विल ट्राई कि मैं इसी तरह आपका इंटरेक्टिव लेक्चर लूँ और वो बेटर होगा। और एक चीज़ मैं आपको लिख के दे देता हूँ, वो स्टूडेंट जो मेरे साथ इंटरेक्टिव करेगा, ब्लंडर करेगा और उसको करेक्ट करेगा, विद इन 1 वीक ही और शी विल फील द इम्प्रूवमेंट इन हिमसेल्फ, ठीक है, ये आप खुद रियलाइज कर लेंगे। सो इंटरेक्ट एज मच एज यू कैन, मेक ब्लंडर, मेक मिस्टेक, आई विल करेक्ट यू, ठीक है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपकी मिस्टेक पॉइंट आउट नहीं होगी और आप जो हैं वो अपने आप को रियलाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, अभी मैं क्या बात कर रहा था, प्लीज लेट मी नो। डॉक्टर रूसा, अभी क्या बात की है मैंने? वेव का आप पूछ रहे थे कि टी वेव में क्या होती है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होती है। ओके, हमारे पास एट्रियल रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट होती है ECG में? नहीं सर, नो, हमारे पास एट्रियल रिपोलराइजेशन शो नहीं होती। एक तो वो मास्क कर जाती है QRS कॉम्प्लेक्स से, ठीक है, इस वजह से वो शो नहीं होती। दूसरी रीजन, सपोज अगर वो MCQs में पूछ ले कि हमारे पास जो एट्रियल रिपोलराइजेशन है वो शो हो रही है ECG के अंदर, वो कौन सी कंडीशन होगी? AV ब्लॉक में यस, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये वो कंडीशन होगी जिसके अंदर हमारे पास एट्रियल रिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट होगी ऑन द ECG, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं हम, आगे चलते हैं, उसके बाद
what ventricular filling on ECG is represented by TP segment. ventricular filling, कि ventricular fill हो रहा है, diastole phase। सिस्टोली तो हमने पढ़ ली, डायस्टोली किसको कोरिस्पोंड करेगी? टीपी, 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 ठीक है, टीपी से याद रखते हैं, टीपी, दैट इज टीपी, वेंट्रिकुलर फिलिंग, एंड द डायस्टोलिक फेज ऑन द ईसीजी इज रिप्रेजेंटेड बाय टीपी, टी ये वाला टी और उसके बाद पी। ये देखिए वो रिपोलराइज किया, पहले रिपोलराइज किया, उसके बाद क्या होगा? रिपोलराइजेशन के बाद रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा और फीलिंग होगी, यहाँ का टी और नेक्स्ट वेव का पी, ये जो पीछे आ गया पी, ठीक है। टीपी वेव के अंदर हमारे पास वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है या डायस्टोली होती है। अच्छा, ये यू वेव होती है। यू वेव कहाँ पे आती है? दैट इज क्या रिप्रेजेंट करती है यू वेव? हाइपोकैलिमिया। नो नो नो, क्या रिप्रेजेंट करती है नॉर्मली? देखिए, यू मेक अ ब्लंडर हियर, ठीक है। ये किसने बोला हाइपोकैलिमिया? ये किसने बोला? सर मैंने बोला। ओके, डॉक्टर हुमा। ओके डॉक्टर हुमा, दैट इज नॉट द हाइपोकैलिमिया, ठीक है। मैं पूछ क्या रहा हूँ आपसे, व्हाट द यू वेव रिप्रेजेंट। इसी तरह सीपीएसपी में आपसे पूछेगा, जो क्वेश्चन पूछा है उसको आंसर करना है, नोट वो वाला आंसर नहीं करना जो आपके दिमाग में है, ठीक है। जो उसने पूछा है वो आंसर करना है आपने। पहली मिस्टेक, लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। अच्छा, यू वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? दैट इज पेपिलरी रिपोलराइजेशन। अगर ये पूछे कि यू वेव प्रोमिनेंट हो गया, फिजियोलॉजिकली डिलेड पेपिलरी रिपोलराइजेशन। पैथोलॉजिकली अगर पूछता है, कंडीशन लेके सिनेरियो जाता है, दैट इज फिर क्या होगा? हाइपोकैलिमिया या हाइपरकैलिमिया? हाइपोकैलिमिया, हाइपोकैलिमिया, दैट इज along with hypomagnesemia, hypokैलिमिया, hypomagnesemia। हाइपरकैलिमिया के अंदर क्या होगा? इंक्रीज पोटेशियम लेवल, okay, that is टाल टी वेव। ये जो टी वेव्स हैं ये टाल हो जाएंगी हाइपरकैलिमिया के अंदर, टाल टी वेव्स। ओके, हाइपरकैलिमिया हमारे पास काज ऑफ डेथ क्या होगी हाइपरकैलिमिया के अंदर? कार्डियक अरेस्ट। दैट इज कार्डियक अरेस्ट ड्यू टू एरिथमिया, एरिथमिया होगा। हाइपोकैलिमिया एरिथमिया करता है? ओके, आई विल करता है, इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया भी करता है। Hyperkalemia and hypocalcemia both cause arrhythmia in the heart and can lead to the cardiac arrest, ठीक है। और इसी तरह हम अगर कार्डियक की मेम्ब्रेन की प्रोटेक्शन के लिए हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं हाइपरकैलेमिया में? कैल्शियम ग्लूकोनेट, मेम्ब्रेन प्रोटेक्टिव होती है कैल्शियम ग्लूकोनेट, ठीक है। ओके, दैट वाज लिटिल बिट अबाउट यहाँ पे जो सीपीएसपी ने एमसीक्यूज पीछे हुए हैं, कोरिलेशन जैसे किए हुए हैं, और उसके साथ मैंने आपको बता दिया। अब इसका हम आगे अप्लाई भी करेंगे। ओके, नेक्स्ट, अब मैं दूसरी में शेयर करता हूँ। इज दैट डाइजेस्टेबल? इज दैट गुड? ये ठीक है? समझ आ गई आपको ये चीजें कि कोई पॉइंट क्लियर तो नहीं? मैं नेक्स्ट करूँ प्लीज, अगर किसी को मसला प्लीज लेट मी नो। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, अब मैं नेक्स्ट करता हूँ स्क्रीन शेयर। सर आपने कहा था कि एवी नोडल एक्टिविटी जो है ना वो ईसीजी पे शो होती है। कौन सी? यस, एवी नोड की सर, वो रिपीट पीआर इंटरवल में, पीआर इंटरवल के अंदर एवी नोडल एक्टिविटी नहीं आ रही थी पीआर इंटरवल के अंदर? हाँ, पीआर इंटरवल के एवी नोडल डिले। थैंक यू सो मच। ओके, ग्रेट। ओके, अब मैं बात करता हूँ ये वाली, ठीक है। हम जेवीपी की बात करते हैं। दिस वन यू कैन सी, दिस इज ACXVY, ठीक है। इसकी कंडीशन है, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। मैं कुछ निमोनिक, देसी निमोनिक्स बताऊंगा। कुछ मम्मी डैडी लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आती पंजाबी के निमोनिक्स, तो उनको फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करके समझाना पड़ता है। ओके, फाइन। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, ए वेव किसके साथ कोरिस्पोंड करती है ऑन ईसीजी? नीचे लेके जाएं। आप लोगों को ये मेरा इंडिकेटर नजर आ रहा है जो प्लस वाला है? प्लस वाला इंडिकेटर नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ओके, फाइन, ठीक हो गया। अच्छा, ये वाला देखें, नीचे लेकर जाएं तो कहाँ पे जाएगी ये वाली? अब मुझे बताएंगे, या नीचे लेके जाऊं ईसीजी पे कहाँ पे कोरिलेट करेगी? यहाँ पे
pure segment. यहाँ पे क्या आएगा? प्लीज एनीबॉडी अनम्यूट करके बता दो मुझे। ईसीजी पे एट्रियल कंट्रैक्शन पीआर सेगमेंट। यहाँ पे पीआर क्या आएगा? सेगमेंट। यस, पीआर सेगमेंट। ठीक है, ऊपर वाले सेगमेंट होते हैं, नीचे वाले इंटरवल थे। ठीक है, पीआर सेगमेंट। यहाँ पे ऊपर गया तो दैट इज ए वेव कोरिस्पॉन्ड करते हैं। यही एमसीक्यू पूछा है, ए वेव ऑफ जेवीपी कोरिस्पॉन्ड टू द ईसीजी, दैट इज पीआर सेगमेंट। ठीक है, पीआर सेगमेंट। अच्छा, ए वेव क्या रिप्रेजेंट करती है? यहाँ पे जेवीपी पे ए फॉर एट्रिया। ठीक है, क्या होगा? ए वेव देखेंगे Contraction. ऊपर प्रेशर इंक्रीज एट्रियल हुआ है ना, कंट्रैक्शन। तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुई है तो प्रेशर ऊपर गया है। ए फॉर एट्रिया, ठीक है, उसका प्रेशर इंक्रीज होगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन हुई है। एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज हुआ है। सपोज मैं कहता हूँ कि ये जो ए वेव है ये हमारे पास प्रोमिनेंट हो गई है, तो कौन सी कंडीशन विल बी इन योर माइंड? कौन कौन सी कंडीशन होगी? एक ए वेव प्रोमिनेंट होती है, एक जाइंट होती है। प्रोमिनेंट एंड जाइंट का वर्ड आपने माइंड में रखना है, दोनों की डिजीज डिफरेंट होती है। अगर वो प्रोमिनेंट का वर्ड यूज करता है तो इट्स मीन देयर इज ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस के आगे जो हमारे पास ये सारी जितनी भी अबनॉर्मलिटी इन वेव्स में आएंगी वो एसोसिएटेड होंगी विद मोस्टली ऑन द राइट साइड। एक्सेप्शन एक होगी, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, प्रोमिनेंट ए वेव्स यू हैव टू लर्न इट कब हो जाएगी? ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस के अंदर। ठीक है, ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस होगी। यू नो, अब अगर एक हार्ट है, सपोज ये हार्ट है इस तरह, तो ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस है। या उसके बाद हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी स्टीनोसिस है, या पल्मोनरी ट्रंक का प्रेशर ज्यादा है। जब भी उसको रेजिस्टेंस मिलेगी राइट साइड पे, जितने भी रेजिस्टेंस है, हाइपरटेंसिव कंडीशन होगी तो वो ए वेव प्रोमिनेंट हो जाती है। एम ए क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? ये पॉइंट की Yes, समझ sir. आइए? ओके, जब भी ए वेव प्रोमिनेंट के वर्ड आएगा सो इट्स मीन देयर इज एट्रियल हाइपरटेंशन। एट्रियल के अंदर हमारे पास पल्मोनरी स्टीनोसिस है। ठीक है, वो हमारे पास ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस है। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर ज़्यादा है ड्यू टू ट्राइकस्पिड स्टीनोसिस, और पल्मोनरी ट्रंक के अंदर भी प्रेशर ज़्यादा है। सो ये प्रोमिनेंट हो जाएगी उस कंडीशन में। और जाइंट कब होगी? जाइंट कब होगी? दैट इज जब हमारे पास थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाएगा। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ये जाइंट हो जाएगी। ठीक है, ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। एमसीक्यू जो पूछा हुआ है, इट बिकम प्रोमिनेंट इन पल्मोनरी हाइपरटेंशन। और ये एमसीक्यू, यस डॉक्टर रूसा? सर मतलब ये पल्मोनरी स्टीनोसिस की वजह से जो हाइपरटेंशन हो रहा है उसी वजह से कैनन वेव आ रही है, ओह सॉरी जाइंट वेव आ रही है। जाइंट वेव जो आ रही है, कैनन वेव्स भी उसी के अंदर आती हैं, थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर। ठीक है, जब कंप्लीट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो जाता है उसके अंदर जाइंट ए वेव बन जाती हैं। ठीक है, और जो कैनन ए वेव्स के अंदर भी आ जाती है हमारे पास, कैनन ए वेव्स थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इज दैट क्लियर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि डॉक्टर अगर रूसा? हमारे पास सिनेरियो हो पल्मोनरी स्टीनोसिस का तो उसमें भी जाइंट ए वेव आएगा, क्योंकि नो, मैंने देखिए, पढ़ा। आपने आपने प्रायोरिटी करनी। जब मैं आपको वर्ड डिफरेंशिएट करवा रहा हूँ, इसका मतलब है अगर आपके पास कोई सिनेरियो आ जाता है और उसने थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की ऑप्शन दी हुई है सिनेरियो, और आपके पास प्रोमिनेंट ए वेव की ऑप्शन भी है, जाइंट ए वेव की ऑप्शन भी है, तब आपने जाइंट ए वेव की तरफ जाना है। ठीक है, अगर पल्मोनरी हाइपरटेंशन की तरफ आ रहा है और स्टीनोसिस की बात कर रहा है, वो वाला सिनेरियो आ रहा है, ठीक है, तब आपने प्रोमिनेंट ए वेव की तरफ जाना है, जाइंट ए वेव की तरफ नहीं जाना। ठीक है, सो दैट इज रफी के अंदर मिक्स की हुई हैं चीजें, उसने जाइंट और प्रोमिनेंट को डिफरेंशिएट नहीं किया। डॉक्टर रूसा, इज दैट ओके? ओके सर। ओके फाइन, आई होप सो ये क्लियर है आपको। अच्छा, एमसीक्यूज जो आता है वेव का, दैट इज के एब्सेंट ए वेव्स किस कंडीशन के अंदर होती है, ये सीपीएसपी ने पूछा हुआ है। एब्सेंट ए वेव्स किस कंडीशन के अंदर होगी? दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। एंड द नेक्स्ट मैन अगर कोई बता दे तो आई विल बी वेरी ग्लैड। यस डॉक्टर जाहिदा, यू आर राइट। सर एट्रियल एट्रियल फिब्रिलेशन फिब्रिलेशन। एंड mitral stenosis। mitral stenosis दैट इज द थिंग जो मैं बता रहा था कि लेफ्ट साइड की एक कंडीशन इन्वॉल्व होती है, उसके अंदर कौन सी होती है? दैट इज mitral stenosis। आपको पता है mitral stenosis लीड्स टू एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन को वो काज करवा देता है। एट्रियल फिब्रिलेशन कौन सी कंडीशन को काज करवाता है? कौन सी कंडीशन को काज करवाता है एट्रियल फिब्रिलेशन? एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म फॉर्मेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या होती है एट्रियल फिब्रिलेशन की? एम्बोलिज्म होती है। ठीक है, और वो कहाँ पे लॉज करता है एम्बोलिज्म? कहाँ पे लॉज करेगा? पल्मोनरी Pulmonary सर्कुलेशन।
पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो जाता नो नो, एट्रियल एम्बोलिज्म कहाँ पे लॉन्च करेगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर, है। एओर्टा में सर, एओर्टा में सर, एओर्टा में वो एओर्टा में लॉन्च करेगा, वो सेरिब्रल ब्रेन में नहीं जाएगा। वो ब्रेन, okay, no problem. Dr. Alia is laughing, and Dr. Alia, you have passed that stage, right? So you can smile now. Okay, जो आर्ट्रियल एम्बोलिज्म होता है that can go in the brain, ठीक है, ब्रेन में जाता है। ब्रेन में यही तो कॉम्प्लिकेशन होती है एट्रियल फिब्रिलेशन की, और हम उसमें एंटी थ्रोम्बोटिक वगैरह देते होते थे, ठीक है। तो कहाँ पे, कौन सी आर्टरी में लॉन्च करेगा? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कॉमनली, अगर वो वैसे पूछे। अब अगर वो सिनेरियो के अंदर बात करता है कि एक पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन हो गई है, उसके बाद उसको एम्बोलिज्म हुआ है और उसमें चलने में उसको डिफिकल्टी है, ठीक है, और वो लेफ्ट लेग की उसकी पैरालिसिस हो रही है, तो फिर कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी? फिर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। हम ब्रेन के अंदर पढ़ेंगे, जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी होती है दैट हैज एसोसिएशन विद लोअर लिम्ब पैरालिसिस के साथ ऑफ द ऑपोजिट साइड। अगर एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी का इंफाक्ट हो जाए तो ऑपोजिट साइड की लोअर लिम्ब पैरालिसिस होती है। इज दैट ओके, क्लियर है? क्योंकि इसी सिनेरियो के अंदर वो हमारे पास लोअर लैम्प आर्टरी फिब्रिलेशन का, मिट्रल स्टेनोसिस का होगा केस। मिट्रल स्टेनोसिस में मोस्ट लाइकली रोमैटिक फीवर का वो बैकग्राउंड देगा। रोमैटिक फीवर में कैसे वो कहेगा कि स्टेप्लोकोकस ग्रुप ए फ्रेंजाइटिस का पेशेंट है, बच्चा हो सकता है उसमें, हमारे पास वो जो रोमैटिक फीवर हुआ है, माइट्रल वाल्व इन्वॉल्व है, वो स्टेनोज हो गई है। स्टेनोज होने के बाद उसका एट्रियल फिब्रिलेशन हुई है, उसके पल्स का वो बताएगा, दैट इज इरेगुलर पल्स होगी। फिर वो कहेगा कि इनएबिलिटी है फॉर द वॉकिंग ऑफ चाइल्ड। पे एंड पे अगर वो पूछेगा कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व होगी, दैट विल बी एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। ये सिनेरियो बैकग्राउंड के साथ क्लियर है? ओके फाइन, ग्रेट। अच्छा, अच्छा, हमारे पास पल्स कैसी आएगी एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर? मैंने अभी बताई है, पल्स कैसी होगी? दैट विल बी इर्रेगुलर, ठीक है, इर्रेगुलर एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर। और हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन में ईसीजी पे क्या फाइंडिंग आएगी? irregular RR wave and P wave absent along with followed by irregular RR wave, ठीक है, irregular RR wave। mitral stenosis ECG पे कैसे रिप्रेजेंट करेगा? P mitral, ठीक है, P mitral के साथ रिप्रेजेंट करेगा। P permanent due to tricuspid stenosis के अंदर, ओके। और पी वेव हमारे पास क्या होगी, नोस्ट होगी या एनलार्ज होगी? माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर पी वेव नोस्ट होगी, ऐसे एम शेप बनेगा, एम फॉर एम, और वो नोस्ट बन जाएगी उसके अंदर, ठीक है। अच्छा, हमने एट्रियल फिब्रिलेशन का मैंने बता दिया। पल्स कौन सी होती है? रेगुलरली इरेगुलर पल्स किसके अंदर होती है? रेगुलरली इरेगुलर पल्स एट्रियल फ्लटर के अंदर, ठीक है। रेगुलरली इरेगुलर एट्रियल फ्लटर, इरेगुलरली इरेगुलर इज इन द एट्रियल फिब्रिलेशन। ओके ग्रेट। अच्छा, ये मैंने बात कर ली। अब हम बात करते हैं सी वेव। सी वेव क्या शो करती है? कंट्रैक्शन किसकी शो करेगा? वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन अगेंस्ट क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है, क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व के अगेंस्ट वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, सो इंक्रीज हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक्स आ जाता है, एक्स डिसेंड आ जाता है। देयर इज हमारे पास एक्स डिसेंड्स क्या है? जो क्लोज ट्राइकस्पिड वाल्व है और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज होती है वी से फिलिंग एंड विलिंग, फिल हो रही है आर्टियम के अंदर, फिल हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड आएगा उसके अंदर, आर्टियम के अंदर, तो वो इंक्रीज करेगा प्रेशर उसका। अच्छा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन की 2 पॉइंट्स आपने याद करने हैं, एक तो बढ़ जाना और वैनिश हो जाना। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन में बढ़ जाने से बढ़ जाना, पंजाबी में बढ़ जाने को वध जाना कहते हैं, और वध जाना से क्या है, वी जो है वेव ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर एनलार्ज हो जाती। और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर वैनिश क्या होता है? वैनिश, VANISHX, ठीक है, वैनिश
एक्स कर देना है। खत्म कौन सी हो जाती है, एक्स वेव गोट वैनिश, ठीक है, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन के अंदर, ठीक है। ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर क्या होता था, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर क्या होता है prominent A. डॉक्टर प्रोमिनेंट रूसा, ए वेव सर। क्या होता है, पी वेव क्या होती है, जाइंट होती है, प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंट। ए वेव इज प्रोमिनेंट, ठीक है, ए वेव इज प्रोमिनेंट, ओके फाइन। अच्छा, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन का भी बता दिया मैंने आपको, ओके। एक होता है वाई वेव, एम्पटिंग, एम्पटिंग जब हमारे एम्पटिंग हो रही है, कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंस्ट्रिक्ट करता है और वेंट्रिकल्स को बाहर निकाल रहा है, तो एम्पटिंग होती है। अच्छा, वाई वेव्स वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास एब्सेंट वाई वेव हो जाती है, एम्पटिंग नहीं हो पाती सही तरीके से, जब पेरिकार्डियम में फ्लूइड आ जाता है। पेरिकार्डियम में जब फ्लूइड आता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, टेम्परेट। कार्डिक टेम्परेट। उसमें ट्राइएड होता है हमारे पास, ट्राइएड कौन सा होता है, बैक्स ट्राइएड्स, आई हैव टोल्ड यू, बैक्स ट्राइएड होता है। और बैक्स ट्राइएड में क्या क्या चीजें आती हैं, डॉक्टर फरहद नाज प्लीज, डॉक्टर फरहद कैन यू प्लीज टेल मी बैक्स ट्राइएड के अंदर क्या होता है। सर याद नहीं आ रहा है। ओके, बैक्स ट्राइएड्स के अंदर मफल हार्ट साउंड होते हैं, एंगोर्स नेक वेन होती है, एंड हाइपोटेंशन होती है, ठीक है डॉक्टर फरहद। ओके, ये हमारे पास बैकस्ट्राइएट के अंदर जो वाई है वो खत्म हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता सही तरीके से, एम्पटिंग नहीं कर पाता है, इसी वजह से तो हम कहते हैं कि इंगोस्ट हार्ट वेन हो जाती हैं और ये वैनिश हो जाता है। अगर रैपिड डिसेंट की बात करें तो दैट इज कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, रैपिड डिसेंट के अंदर कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस। ओके, ये मैंने आपको थोड़ा सा इसकी बताइए। ओके, आर यू पीपल गेटिंग डिजी, rapid descent is in constrictive pericarditis. Yes, Dr. Rosa, your question. सर एक इसमें एक और भी चीज होती है शायद, फ्रिडरिच साइन। कौन सा, फ्रिडरिच साइन, FREIDRICH साइन, कार्डियक टेम्पोनेंट किसके के अंदर, साथ ही सर, कार्डियक टेम्पोनेंट के साथ ही उसमें कुछ सर मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन कुछ एक्स और वाई का ही और कुछ कार्डियक टेम्पोनेंट का मिक्सचर कुछ है उसमें। ओके, आई डोंट नो कि आप कौन से साइन की बात करें, मुझे रिकॉल नहीं आ रहा। ओके, कार्डिक टेम्परेट के अंदर आप ग्रुप के अंदर आप पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल लुक फॉर इट, ठीक है, आप कौन से साइन की बात कर रहे हैं ग्रुप के अंदर पोस्ट कीजिएगा। ओके, आर यू पीपल गेटिंग डिजी, जस्ट लेट मी नो, शुड आई कंटिन्यू और स्टॉप हियर। ओके, डिजी तो नहीं, कंटिन्यू करें लेकिन थोड़ा सा स्लो कर दें प्लीज, थोड़ा सा स्लो करूं, आई एम फास्ट, ओके फाइन, ओके क्वाइट फास्ट, ओके, आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेस बन जाएगी, फर्स्ट टाइम है ना। ओके, प्लीज आप में से कोई मुझे एक बता दे किसने रफी डबल ए पहले पढ़े हुए हैं, रिपीटर है, प्लीज लेट मी नो। आप में से कोई ऐसा है, ये सारे फ्रेश ही हैं, सो डैट मैं उसकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक पढ़ाऊँ ना, सारे फ्रेश हैं, ओके फाइन। ऑलमोस्ट सब फ्रेश। रफी पढ़ा है, ओके, डॉक्टर नूर लग भी रहा है आपने पढ़ा हुआ है, ओके फ्रेश है। अच्छा, ये वाली आपको जो क्लियर हुई है चीज़ें अभी जो मैंने बात की थी इसकी, जेवीपी के क्लियर हुआ है प्लीज, अगर किसी को, ओके फाइन ग्रेट, ठीक है। अभी मैं एक और स्लाइड शेयर करता हूँ, देन मैंने जब नई सेशन स्टार्ट किया था तब भी मेरी क्लासेस 2 बजे तक होती थी, आई डोंट नो व्हाई द हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ओके, डॉक्टर आलिया इज स्माइलिंग, हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा बात करते हैं हम, ओके, ईसीजी कर ली, जेवीपी कर ली हमने, और मैंने आपको उसकी कंडक्शन की बता दी। अच्छा, ये थोड़ा सा हम उसको सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर, ओके, आई थिंक सो वो नहीं है, ओके, दिस वन, द स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर, contractile unit of heart is sarcomere होता है ना, sarcomere। अच्छा, वो इमेज नहीं आई। ये जो हम अल्ट्रा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्ट्रक्चर देखेंगे ना, हार्ट का, मायोफिब्रिल्स का, एक फिब्रिल का आगे उसको
क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो सार्कोमियर का स्ट्रक्चर जो है ना ऐसा हमें कुछ मिलेगा। ओके हमारे पास ये सेंटर में एच जोन होता है दैट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर द मायोसिन। ठीक है, जो सेंटर में मोटी मोटी है दैट इज मायोसिन, मोटी मोटी जो होती हैं ये मायोसिन है। हाईली स्पेसिफिक फॉर द मायोसिन इज एच जोन। और एच जोन के अंदर एक मिडल में एक लाइन होती है एम लाइन उसको कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर एक ए बैंड होता है जिसके अंदर हमारे पास मोटी मोटी मायोसिन भी आ जाती हैं और हमारे पास पतली वाली एक्टिन भी आ जाती हैं। एक्टिन थोड़ी सी पेरिफेरल एमसीक्यूज में आएगा कि व्हाट इज ए बैंड। ए बैंड कंटेन मायोसिन प्लस पेरिफेरली पार्ट ऑफ द एक्टिन, एक्टिन का पेरिफेरल पार्ट प्लस मायोसिन। which of the following segment area represent the मायोसिन ओनली, तो वो कौन सा होगा? Which zone? वो कौन सा होगा? मायोसिन ओनली वो कौन सा होगा? एच जोन में मायोसिन ओनली है ना? यस मायोसिन ओनली एच जोन, दैट इज एच जोन राइट, ओनली एच जोन होगा मायोसिन ओनली के बाद जब करेगा। ओके अगर मैं पूछूं कि दैट इज मायोसिन प्लस पेरिफेरल पार्ट ऑफ एक्टिन, फिर कौन सा होगा? ए ए बैंड। बैंड। दैट इज ए बैंड। ओके अब अगर मैं बात करूं हाईली स्पेसिफिक, यू नो ये बारीक सा है, डंडा सा बारीक सा है ये मायोसिन, एक्टिन बारीक सा है, इसी को अगर सीधा करके हम रख दें तो आई बैंड बन जाएगा। इसी बारीक से डंडे को लेटे हुए को सीधा कर देंगे आई बैंड, हाईली स्पेसिफिक फॉर द एक्टिन, Actin. एक्टिन। ठीक है, तो वो होगा आई बैंड। अब आई बैंड कनेक्ट करता है, ये जो साइड पे लाइन है जी लाइन होती है, पूछता है आई बैंड कनेक्टेड टू द जी लाइन, वो कैसे कनेक्ट करता है? Actinin. विद एक्टिनिन, एक्टिनिन, एक्टिनिन के साथ वो कनेक्ट किया होता है ये हमारे पास जी लाइन के साथ। ठीक है, एम आई क्लियर? ये क्लियर है डायग्राम? सर ये काइंडली रिपीट कर दें। क्या रिपीट करूं डॉक्टर रूसा? सर इसमें मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा आपको मेरा पॉइंटर नजर आ रहा है? जी जी सर। ओके ये सेंटर में नजर आ रहा है आपको एक पॉइंट? जी सर। ओके ये सेंटर में देखिए कौन सी लाइन है मुझे बताएं? एम लाइन। एम लाइन। अब मुझे ये बताएं कि ये वाला इधर से लेकर इधर तक जो जोन शो हो रहा है ये कौन सा शो कर रहा है? एच जोन। एच जोन। और ये मोटे मोटे वाले कौन से मैंने आपको बताए हैं? मायोसिन। मायोसिन। और ये आप बताएं कि मायोसिन के अंदर एच जोन के अंदर एक्टिन आ रहा है? एच जोन के अंदर तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। तो एच फॉर रिमेंबर कैसे करना है? हाईली स्पेसिफिक फॉर मायोसिन इज एच जोन। ठीक है ये क्लियर है? क्लियर, थैंक यू। एच फॉर हाईली स्पेसिफिक फॉर मायोसिन इज एच जोन। इसी तरह अगर मैं बात करूं ओवरलैप एरिया की बात करूं, ये ऊपर आ गया ए बैंड, जिसमें आता है ए फॉर आना, मायोसिन के साथ साथ एक्टिन का भी आना। ठीक है, तो वो कौन सा होता है? ए बैंड। उसके अंदर क्या क्या आता है? मायोसिन प्लस पेरिफेरल पार्ट, ये उसका ये जो एक्टिन होता है ना उसका ये जो पेरिफेरल पार्ट है ये ए जी। बैंड के अंदर आता है, पेरिफेरल पार्ट ऑफ एक्टिन। इज दैट क्लियर डॉक्टर यस। रूसा? यस सर, यस अच्छा सर। ओके अगर मैं बात करूं ये आई बैंड बारीक सा आई बैंड है, तो छोटा सा इसी को लंबा करके मैं खड़ा कर दूं लेटे हुए को, तो ये आई बन जाएगा ना, आई बन जाएगा। जो हाईली स्पेसिफिक फॉर एक्टिन वो कौन सा होगा? आई बैंड। आई बैंड। और ये आई बैंड किसके साथ कनेक्ट हुआ हुआ है? जेड लाइन। जेड लाइन के साथ। किस चीज के साथ कनेक्ट होता है? Actinin. एक्टिनिन। एक्टिन के साथ। ठीक जी। है, एक्टिनिन नॉट एक्टिन, एक्टिनिन। प्रोटीन कौन सी होती है जो कनेक्ट करते हैं? दैट इज एक्टिनिन, ACTININ। ये जब हम एमसीक्यूज करेंगे ना वो ये पूछेगा एमसीक्यूज में, तब आपने ये डायग्राम अपने दिमाग में रखनी है और उसको अप्लाई करना है उस एमसीक्यूज पे। इज दैट ओके? ओके सर, स्टार्टिंग थैंक में थोड़ा यू। सा आपको मसला होगा, शायद आपको लग रहा हो कि सर ये डायग्राम दिखाई जा रहे हैं या ऐसा वैसा कुछ। डॉक्टर आलिया को भी लगता होता था स्टार्टिंग में, तो फिर बाद में वो नहीं नहीं खैर सर, काफी चीजें क्लियर हो रही हैं, थैंक यू। ओके ओके ग्रेट ग्रेट फाइन। अच्छा अब दूसरी चीज हम बात करते हैं। ओके प्लीज लेट मी नो, आई बैंड वो होता है जो कि हाईली स्पेसिफिक फॉर एक्टिन होता है। प्लीज लेट मी नो व्हेन यू पीपल फील लिथार्जिक, और जब आप करना चाहें सर बस, मैं बस कर दूंगा। ठीक है ओके अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ठीक है
ओके, ये वाली बात करते हैं। मैंने हार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया था, ये आपको विजिबल है ये चीजें? प्लीज लिसन टू दिस फिजियोलॉजिकल थिंग्स। ये मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बताऊंगा। हमारे पास ये ऐसे नोड रिप्रेजेंट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ये सारा हार्ट है, उसके अंदर ये वाला ऐसे नोड, ये कहाँ पे, मैंने कहा था कहाँ पे प्रेजेंट होता है? क्रिस्टा टर्मिनलिस में। अगर क्रॉस सेक्शन में देखें, अगर लोकेशन पर ऑन द बेसिस ऑफ लेयर्स पे, दैट इज सब एपिकार्डियम, सब एपिकार्डियम, राइट? ओके, ऐसे नोड। अब यहाँ पे ऐसे नोड का अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में हमने बड़ा करके देखा है, ये ऐसे नोड। अब इसको ऐसे नोड की जो हमारी फिजियोलॉजी है, डिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, ठीक है, ये वाली हम इधर वेव शो कर रहे हैं। कैन यू टेल मी, एनीबॉडी टेल मी कि हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय, किससे होगा? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय, ओके, ओके, लिसन, प्लीज लिसन टू द वर्ड्स। सीपीएसपी के अंदर एक वर्ड्स के साथ, एक स्पेलिंग के साथ और आगे पीछे स्टेटमेंट करने के साथ की चेंज हो जाती है, ठीक है? यस, डॉक्टर राना जिशान, ग्रेट। दैट इज, हमारे पास अगर पूछे कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन बाय, दैट विल बी सोडियम पोटाशियम पंप, ठीक है, सोडियम पोटाशियम पंप होगा। अगर वो पूछे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अचीव बाय, फिर क्या होगा? पोटाशियम इफ्लक्स, मेंटेन्ड बाय सोडियम पोटाशियम पंप, अचीव बाय पोटाशियम इफ्लक्स, ठीक है? ये दोनों डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। ओके, हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर इंट्रासेलुलर चार्ज पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? Okay, resting membrane potential is maintained by sodium potassium pump. Resting membrane potential is achieved by potassium efflux, right? Is that okay, Dr. Noor? हमारे पास जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर इंट्रासेलुलर चार्ज होता है, दैट इज नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होता है। अब हमारे पास अगर हम कहते हैं कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसका मतलब ये है कि इंट्रासेलुलर इज नेगेटिवली चार्ज, एक्स्ट्रासेलुलर इज पॉजिटिवली चार्ज। अब जब हम कहते हैं कि डिपोलराइज हुआ सेल, इसका मतलब ये है कि इंट्रासेलुलर नेगेटिव चार्ज बिकम लेस नेगेटिव और इट इज कन्वर्टिंग टुवर्ड द पॉजिटिव साइड, ठीक है? ये क्लियर है पॉइंट सभी को? ओके, ग्रेट। अब इंट्रासेलुलर नेगेटिव चार्ज, डू यू थिंक कि अगर पोटाशियम वाइट जाएगा, हमारे पास, मुझे ये बताएं कि सेल के अंदर पोटाशियम ज्यादा होता है, सोडियम ज्यादा होता है? पोटाशियम। पोटाशियम। रिमेंबर, सेल इज अ बैग ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम का एक थैला है सेल, ठीक है? इंट्रासेलुलर पोटाशियम ज्यादा होता है। अगर हमारे पास पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज हैं, वो बाहर जाएंगे, इंट्रासेलुलर नेगेटिवली चार्ज ज्यादा होगा या कम होगा? कम। दैट विल बी बिकम मोर नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव आयंस बाहर जा रहे हैं, तो हमारे पास इंट्रासेलुलर जो चार्ज है बिकम मोर नेगेटिव, बिकम मोर, हमारे पास जो रिपोलराइज स्टेट है वो उसकी तरफ जाएगा, ठीक है? लेस पॉजिटिव और मोर नेगेटिव। जो रिपोलराइज स्टेट है वो ज्यादा रिपोलराइज हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा रिपोलराइज होगा। अगर हमारे पास सोडियम अंदर आता है तो इंट्रासेलुलर नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है? अगर बाहर से सोडियम अंदर आता है, वो नहीं, सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन अंदर आ रहे हैं नेगेटिवली चार्ज के अंदर, तो डेफिनेटली लेस नेगेटिव हो जाएगा एंड टुवर्ड वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब ये जब लेस नेगेटिव होता है और पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देता है, दैट इज डिपोलराइजेशन। इसी को हम डिपोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है? कि सोडियम अंदर इंटर हो रहा है और वो डिपोलराइज कर रहा है। रिमेंबर, इट इज नॉट ऑलवेज द सोडियम which causes depolarization, it is calcium can also cause a depolarization, एक्सेप्शन है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? अभी ये देखिएगा, अब इमेज की तरफ देखें, ये ऐसे नोड में इमेज शो की है। ऐसे नोड में जो चेंजेस आती हैं और जो ए बी नोड में आती हैं, दोनों सेम होती हैं, ठीक है, सेम होती है। यहाँ पे 4 रिप्रेजेंट किया है, फेज 4 डिपोलराइजेशन शो की है, रिपोलराइजेशन फेज शो की है। आप जब AA के नोट्स पढ़ोगे, उसके अंदर उसने जो ए से ए बी नोड की बात की होगी,
उसने अंदर 034 फेजेस लिखे होंगे जस्ट, ठीक है, 034। और जो 0 फेज होती है, ये वाली 0 फेज, इसके अंदर कौन सी होगी, दैट इज जो डिपोलराइज होती है, दैट इज 0 फेज। जो रिपोलराइजेशन वाली फेज होती है, दैट इज 3 फेज, ये 3 है, ये 0 है। और जो पेसमेकर वाली फेज होती है, ये वाली, दैट इज फेज 4। एमसीक्यूज आता है, द पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ द एसए नोड इज ड्यू टू विच फेज, कौन सी होगी, फेज 4। फेज 4। अब फेज 4 के अंदर क्या होता है, ये थोड़ा सा नीचे देखें, इनसाइड पे कौन से आयन जा रहे हैं अंदर, अंदर एरो कौन से हैं, दैट इज सोडियम आयन, सोडियम आयन सेल के अंदर जा रहे हैं। सो द पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ द एसए नोड इज ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स और इट इज कोरिस्पोंड टू फेज 4, ठीक है, ये एमसीक्यूज आया हुआ है, ठीक है। ये क्लियर है पॉइंट सभी को, इज दैट क्लियर, क्लियर है ये पॉइंट, नहीं क्लियर, ओके फाइन। ये देखें, ये जो पेसमेकर एक्टिविटी है, ऐसे नोड है, ये ऐसे नोड है, ओके, ये ऐसे नोड है, ऐसे नोड की जो पेसमेकर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, वो उसको ग्राफ ये वाला है, ठीक है। उसके अंदर ये जो फेज 4 है, ये पेसमेकर एक्टिविटी देता है। पेसमेकर एक्टिविटी का मतलब क्या है कि वो स्लोली डिपोलराइज होता है और वो अपना सोडियम इनफ्लक्स होता है थोड़ा थोड़ा, और उसकी जो नेगेटिविटी है इंट्रासेलुलर, वो पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देती है, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू कर देती है। और वो क्या करता है कि वो लेस नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये देखें, लेस नेगेटिव हो रहा है और इट इज गोइंग टुवर्ड डिपोलराइजेशन, और उसका एम्पलीट्यूड इतना हो जाता है, ये देखें 70 है पहले, 70 से थोड़ा सा ऊपर गया, दैट इज 50 लेस नेगेटिव ड्यू टू सोडियम इनफ्लक्स। तो ये लेस नेगेटिव हुआ है, और जब ये 50 तक आता है तो वो हमारे पास जो पोटाशियम चैनल खुल जाते हैं एकदम से, वो पोटाशियम इनफ्लक्स होता है, और हमारे पास डिपोलराइजेशन जो होती है वो ओके, एसए नोड की जो डिपोलराइजेशन पेसमेकर, और यहाँ पे जो डिपोलराइजेशन होती है कैल्शियम चैनल ओपन की होने की वजह से होती है, ठीक है, कैल्शियम चैनल की ओपन के होने की वजह से। जो रिपोलराइजेशन होती है ड्यू टू पोटाशियम चैनल की ओपनिंग की वजह से होती है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे जो पेसमेकर एक्टिविटी है, जहाँ पे पार्शियल डिपोलराइजेशन होती है, दैट इज फेज 4, और जो कि पेसमेकर एक्टिविटी ऐसे नोड की परफॉर्म करता है। आयन कौन सा इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे देखें, दैट इज सोडियम आयन, सोडियम आयन की इनफ्लक्स होता है। पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड, सोडियम इनफ्लक्स, ठीक है, एंड फेज 4 रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अगर डिपोलराइज की बात करें, डिपोलराइज जब इसकी वैल्यू 50 तक आ जाती है, एकदम से कैल्शियम चैनल ओपन हुए और हमारे पास डिपोलराइजेशन हो रही है, दैट इज पोटाशियम जो कैल्शियम चैनल है वो ओपन हुए और वो एकदम से हमारे पास डिपोलराइज कर गया, ठीक है, डिपोलराइज कर गया। कैल्शियम ये देखें अंदर आ रहे हैं, कैल्शियम अंदर आ रहे हैं। सो डिपोलराइजेशन इज ड्यू टू रैपिड कैल्शियम इनफ्लक्स, ठीक है, रैपिड कैल्शियम इनफ्लक्स। और रिपोलराइजेशन के अंदर क्या हो रहे हैं, दैट इज रेड के अंदर क्या होता है, दैट इज पोटाशियम इनफ्लक्स हो रहा है, पोटाशियम इनफ्लक्स। सो दैट इज फेज 4। डिपोलराइजेशन वाली फेज दैट इज फेज 0, ये वाली फेज 0 है, और ये दैट इज फेज 3। एम आई क्लियर, ये अब क्लियर है, क्लियर है सभी को ना, ओके फाइन। एमसीक्यूज आता है, पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ द एसए नोड इज ड्यू टू, प्लीज, फेज 4 सोडियम इनफ्लक्स। यस, फेज 4 सोडियम इनफ्लक्स। और अगर हमसे वो ये पूछे कि एसए नोड या एवी नोड डिपोलराइजेशन इज ड्यू टू कैल्शियम आयन, कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम इनफ्लक्स प्लीज। डिपोलराइजेशन ये हो रही है कैल्शियम इनफ्लक्स की वजह से होती है एसए नोड और एवी नोड की, और वो फेज कौन सा होता है, फेज 0, फेज 0, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्ट्रियम वेंट्रिकल की लेयर्स के अंदर क्या होता है। अब ये वाली जो है ना कंट्रैक्टाइल मायोकार्डियम या आर्ट्रियम वेंट्रिकल के अंदर ये वाला होते हैं। जो फेज 4 है, इसके अंदर ये देखिए, ये पेसमेकर एक्टिविटी यहाँ पे तो नहीं होती, तो यहाँ पे जस्ट डिपोलराइजेशन, उसने जो हमारे पास फेज 4 हो रही है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये फेज 4, ठीक है, वो यहाँ पे फेज 4 जो है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को शो करता है, दैट इज 90 माइनस नेगेटिव। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मैंने आपको क्या बताया था, इज अचीव बाय पोटेशियम इनफ्लक्स। पोटाशियम इनफ्लक्स। यहाँ पे देखिए पोटाशियम इनफ्लक्स हो रहा है फेज 4 के अंदर, दैट इज पोटाशियम इनफ्लक्स हो रहा है, और यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है, दैट इज
रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है, दैट इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और फिर डिपोलराइजेशन हुई है, एकदम से डिपोलराइजेशन, ठीक है, ये किसकी वजह से होगी, सोडियम इन्फ्लक्स। यहाँ पे एट्रियम वेंट्रिकल कंडक्टिव सिस्टम के अंदर अगर पूछे कि डिपोलराइजेशन इज काज्ड बाय सोडियम इन्फ्लक्स, वहां पे कहाँ पे डिपोलराइजेशन कैसे होती थी, ड्यू टू कैल्शियम इन्फ्लक्स। एसए नोड एंड एबी नोड के अंदर डिपोलराइजेशन ड्यू टू हमारे पास कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है। और जो यहाँ पे बात करता है एट्रियम वेंट्रिकल में डिपोलराइजेशन ड्यू टू सोडियम इन्फ्लक्स, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। ज्यादातर डिपोलराइजेशन हमारे पास सोडियम इन्फ्लक्स के वजह से होती है। एक्सेप्शन क्या है, एवी नोड, एसए नोड, यूट्रिकल ऑफ हेयर्स और एस्ट्रोसाइट्स, ये एक्सेप्शंस हैं। और हमारे पास यहाँ पे क्या कहते हैं, एसए नोड के अंदर कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है, एवी नोड के अंदर यूट्रिकल्स, हेयर सेल्स के अंदर, इनर हेयर के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर, और एस्ट्रोसाइट के अंदर ड्यू टू पोटाशियम की वजह से होती है, पोटाशियम इन्फ्लक्स की वजह से होती है। एम आई क्लियर, ये एक्सेप्शन आपको समझ आइए। ओके फाइन। एसए नोड के अंदर एक्शन पोटेंशियल में नो उसका रोल नहीं है, उसका रोल नहीं है, वो डिपोलराइजेशन के अंदर आता है। ये जो रिपोलराइजेशन हो रही है ना हमारे एसए नोड के अंदर, ये रिपोलराइजेशन वो हमारे पास जो फेज 3 हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज पोटेशियम इफ्लक्स, ठीक है, वो रिपोलराइजेशन करवाता है एसए नोड पे। ये फेज 3 है, पोटेशियम इफ्लक्स हुआ है, ये रेड वाला जो एरिया शो कर रहा है रेड से, पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है, सेल से बाहर जा रहा है, ये रिपोलराइज करवा रहा है। एम आई क्लियर, एम आई क्लियर डॉक्टर साहब जिसने पोटेशियम का पूछा था? प्लीज लेट मी नो, क्लियर है ये पॉइंट आपको कि नहीं? यस, एसए नोड में फेज 2 एंड 3, फेज हमारे पास 1 एंड 2 इज एब्सेंट, 0 3 4 इज प्रेजेंट, ठीक है, 0 3 4 जो मैं आपको एम्फसाइज कर रहा हूँ ना पॉइंट पे, एक फेज 4 पे मैंने एम्फसाइज किया है और एक डिपोलराइजेशन के पॉइंट पे एम्फसाइज किया है। तो फेज 4 और जो डिपोलराइजेशन वाला पॉइंट है वो वाला आपको याद होने चाहिए फिंगर टिप्स पे, बाकी बस ठीक है सुपरफिशियली देख लें। फेज 4 वाला और डिपोलराइजेशन वाला फेज कौन सा है, दैट इज जीरो फेज, ठीक है। जैसे ये डिपोलराइजेशन जीरो फेज में शो कर रहा है, इसी तरह ये 4, और ये देखें रिपोलराइजेशन यहाँ पे हमारे पास फेज कौन सा है, 3, और यहाँ पे भी फेज कौन सा होगा, 3, ठीक है। यहाँ पे बट एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डिपोलराइजेशन सोडियम करवाता है, यहाँ पे कैल्शियम करवाता है, और यहाँ पे सोडियम जो है वो एक्शन पोटेंशियल, वो पेसमेकर एक्टिविटी करवाता है। अब होती है पार्शियल रिपोलराइजेशन, जो येलो आता है पार्शियल रिपोलराइज करता है, ठीक है, पार्शियल रिपोलराइज। तो पार्शियल रिपोलराइज क्यों होती है, दैट इज फेज जो हमारे पास 1 है, दैट इज हमारे पास पोटेशियम इफ्लक्स एंड अ लिटिल बिट सोडियम इफ्लक्स, पोटेशियम इफ्लक्स एंड हमारे पास जो है वो सोडियम इफ्लक्स। सबसे पहले अगर ऑप्शन में हो सोडियम इफ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स, और एक ऑप्शन में हो पोटेशियम इफ्लक्स एंड सोडियम इफ्लक्स, तो आपने प्रेफर करना है पोटेशियम इफ्लक्स एंड सोडियम इन्फ्लक्स। एम आई क्लियर, ये पॉइंट क्लियर है? ओके फाइन, ठीक हो गया, दैट इज इनिशियल रिपोलराइजेशन। अच्छा, रिपोलराइजेशन। अब उसके बाद आती है प्लेटिव फेज। प्लेटिव फेज का एमसीक्यूज आता है कि प्लेटिव फेज कौन सी फेज है, 2 फेज है, और इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू प्लेटिव फेज किसकी वजह से होती है, ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट, ब्लू है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ कैल्शियम। यहाँ पे कैल्शियम क्या करवाता था, डिपोलराइजेशन करवाता था, यहाँ पे कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है वो रिपोलराइजेशन, वो प्लेटू करवाता है, प्लेटू फेज, ठीक है। और अ लिटिल बिट पोटेशियम इन्फ्लक्स की वजह से, पोटेशियम इन्फ्लक्स अ लिटिल बिट एंड कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से, ठीक है। और जो रिपोलराइजेशन आगे होती है दैट इज पोटेशियम इन्फ्लक्स अगेन, ठीक है। एम आई क्लियर, ये क्लियर है पॉइंट सारों को? सर पॉइंट्स फेज क्लियर है सभी को? यस। सर फेज 2 में पोटेशियम इफ्लक्स के साथ कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो रहा है कि इफ्लक्स हो रहा है? ओके, फेज 2 के अंदर कैल्शियम यहाँ पे देखें इन्फ्लक्स हो रहा है, अंदर जा रहा है जो ब्लू के साथ, और पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा है, इफ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो दैट इज कैल्शियम इन्फ्लक्स एंड पोटेशियम इफ्लक्स। और कंप्लीटली रिपोलराइजेशन के अंदर देयर इज पोटेशियम इफ्लक्स, ठीक है, पोटेशियम इफ्लक्स। और ये एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव पीरियड कौन सा है, यहाँ तक, ठीक है,
फेज 1 एंड फेज 2 के अंदर आ रहा है, जिसके अंदर कोई भी एक्शन पोटेंशियल नहीं हो सकता, दोबारा डिपोलराइजेशन नहीं हो सकती, उसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव पीरियड। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव पीरियड क्या होता है? जिसके अंदर डिपोलराइजेशन दोबारा हो सकती है अगर वो उसको स्टिमुलस मिल जाए, एब्सोल्यूट के अंदर नहीं होती। अगर वो पूछे प्लेटू फेज कोरिस्पॉन्ड टू एसटी ईसीजी, कौन सा होगा? ईसीजी में प्लेटू फेज कौन सी रिप्रेजेंट करेगा? दैट इज But movement of calcium ions. नहीं, ईसीजी में कैसे रिप्रेजेंट करेगा प्लेटू फेज? एसटी सेगमेंट ना, एसटी सेगमेंट होता है ईसीजी का, जो कि कोरिस्पॉन्ड करता है प्लेटू फेज को, ठीक है। इसी तरह अगर वो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मैक्सिमली इनफ्लक्स कैल्शियम इनफ्लक्स अकर इन ईसीजी के, किस सेगमेंट के अंदर कैल्शियम इनफ्लक्स होगा, किस सेगमेंट के अंदर या किस एरिया के अंदर ईसीजी के? Segment. एसटी सेगमेंट, अगेन एसटी सेगमेंट, ठीक है, क्योंकि वो प्लेटू फेज को कोरिस्पॉन्ड कर रहा है और प्लेटू फेज के अंदर हमें पता है मैक्सिमम कैल्शियम इनफ्लक्स होती है, सो दैट्स व्हाई। अच्छा, अगर वो पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम या हार्ट, 3 ऑप्शन देता हूँ। एक्ट एज अ पंप इन द बॉडी, depolarization is always preceded by Plateau phase, or action potential is always preceded by action potential. Okay, which of the following is characteristic feature of the heart myocardium? First, it as a pump in the body. दूसरा, the action potential always involve Plateau phase, or the repolarization always preceded by the Plateau phase. या third one is it is the it pumps blood to whole body. कौन सी ऑप्शन होगी? or yeah, it act as a pump. Okay, why B? Dr. Rusa, why B? सर पहला तो मुझे यही लगा कि दोनों ऑप्शन तो वो हो नहीं सकते, लेकिन सर मुझे थोड़ा इसमें कंफ्यूजन है कि कंप्लीट रिपोलराइजेशन या नहीं हो रही, लेकिन फिर भी ये रिपोलराइजेशन का पार्ट तो है। ओके, डू यू थिंक इसका मतलब है कि जो पंपिंग एबिलिटी है वो किसी और चीज की भी होगी, हार्ट की स्पेसिफिक नहीं है? नहीं इज दैट ओके? नहीं सर, ऑब्वियसली, लेकिन सिर्फ हार्ट को पंप करना तो नहीं होगा मेन फंक्शन या मेन विच कैरेक्टरिस्टिक। इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर अगर पूछा जाए हार्ट की, तो वो हार्ट की पंपिंग एबिलिटी नहीं होती सिर्फ। हाँ, वो तो फिर पूरी बॉडी को पंप करके ब्लड हाँ, पहुंचाना। वो नहीं, पूरी बॉडी को अगर नहीं करते, पंपिंग एबिलिटी की जस्ट बात कर रहे हैं, तो किसी यस। और चीज की भी होती है। नहीं, फिर तो हार्ट की है एग्जैक्टली। नहीं, फिर आप कैसे कह सकते हैं, चूज फिर कैसे करेंगे आप कि बी ज्यादा प्रायोरिटी है या ए प्रायोरिटी है? सर फिर हम ए को प्रेटराइज करेंगे। नहीं, थोड़ा सा दें, लॉजिक देना। द बी आंसर इज करेक्ट, but the logic here is the pumping activity is produced by the soleus. Third pump heart of the heart body कौन सा है? थर्ड हार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो लोअर लिम्स के जो मसल्स होते हैं वो भी पंपिंग एबिलिटी करते हैं, ठीक है, सोलियस जो मसल होता है। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट प्रेफरिंग द पंपिंग एबिलिटी ऑफ द डॉक्टर उषा, आर यू गेटिंग मी? जो लोअर लिम्स में पंपिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेनस ब्लड को अपवर्ड ऊपर की तरफ फेंकते हैं। इज दैट ओके? ओके, that's why we are not selecting the pumping ability. Okay, fine, ये क्लियर है? एक्सेप्शन प्लीज लेट मी नो। द हमारे पास यूटिकल के अंदर डिपोलराइजेशन इज काज्ड बाय, डॉक्टर अरूसा आप बता दें। पोटेशियम इन्फ्लक्स। एस्ट्रोसाइट्स के अंदर डिपोलराइजेशन इज काज्ड बाय पोटेशियम। ओके, द पेसमेकर एक्टिविटी ऑफ SA node is due to sodium influx and it involves the phase phase 4. Phase 4. Okay, great. The depolarization in the AV node atrium, depolarization in the atrium is due to? Sodium influx. That is sodium influx. Plateau phase of the atrium or ventricle is due to? कैल्शियम influx and potassium influx, ठीक है, majorly by the calcium influx. Okay, great. Fine. अब next करते हैं हम, ठीक है।
ओके चलें, आर यू पीपल रिफ्रेश ना? एक और मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है ना? आप आर यू पीपल फ्रेश? ओके ग्रेट। मैं हूँ ही बड़ा अच्छा टीचर ना, डॉक्टर आलिया को पता है, आई एम सेल्फ ऑब्सेस्ड। ओके, आर यू पीपल एंजॉयिंग माय लेक्चर? प्लीज लेट मी नो। नहीं मैन, नहीं, आई हैव फेम बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं पढ़ा रहा हूँ और स्टूडेंट जवाब ना दें, ऐसे कैसे हो सकता है? या तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा या तो मैं बैच छोड़ दूंगा, ठीक है? सर दो ही आपको था चीज़। वो कहें कि नहीं है एनर्जी ताकि आप खत्म कर सके। क्या चीज? आप चाहते थे वो कहें कि एनर्जी नहीं है ताकि आप लेक्चर खत्म कर सके। हाँ ये तो मैं चाह रहा था, बट इट्स स्ट्रेंज, ये माशाल्लाह बहुत एंथुसियाज्म है इन लोगों में। खैर ओके, दैट इज अनदर कंसेप्ट जो कि फिजियोलॉजी में बहुत कॉमन है। प्लीज़ रिमेंबर, आज आप मुझसे 4 बजे तक बिठा लें, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर आपने आंसर देना छोड़ दिए, आई विल स्टॉप माय टीचिंग, ठीक है? मैं वो टीचिंग स्टॉप कर दूंगा, वहाँ पे लेक्चर एंड कर दूंगा। सो प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू आंसर मी। ओके, इज दैट, आपको इमेज नजर आ रही है ये वाली? डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर रूसा, आपको नजर आ रही है ये इमेज? यस सर। ओके, दैट इज बेरो रिसेप्टर हम पढ़ेंगे। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, प्लीज इसको समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। हमारा बेरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं? बेरो रिसेप्टर्स में एफरेंट आपने देखनी है, यहाँ पे ये देखें हार्ट है, ठीक है? हमारे पास 2 रिसेप्टर्स होते हैं बेरो रिसेप्टर। बेरो रिसेप्टर सेंट्रल होते हैं, कीमो रिसेप्टर्स हैं, या पेरिफेरल? ओके ओके, टेल मी, कॉमन सेंस एमसीक्यूज पूछता हूँ। बेरो रिसेप्टर्स आर द कीमो रिसेप्टर्स और व्हाट रिसेप्टर्स? प्रेशर रिसेप्टर्स। दैट आर द प्रेशर रिसेप्टर्स, ठीक है? बैरो से वर्ड निकल रहा है, पैरो, वो इंडिकेट कर रहे हैं प्रेशर। बैरो इज प्रेशर इंडिकेटिंग। सो ये हाई प्रेशर या लो प्रेशर? हाई प्रेशर सेंसर, लो प्रेशर सेंसर? बोथ। That will be high pressure sensor. Okay, Dr. Alia, is that my lecture something new in my lecture, or there is everything repeated? सर स्टार्ट वाला रिपीटेड था, ये न्यू है। हाँ ये नहीं है, ये इसी वजह से मैंने भी पूछा। ओके, ठीक है, फाइन। तो ये देखिएगा, अच्छा, तो बैरो रिसेप्टर्स हमारे पास सेंट्रल बैरो रिसेप्टर्स हैं या पेरिफेरल बैरो रिसेप्टर्स? ये किस में आ जाते हैं, सेंट्रल में आते हैं या पेरिफेरल में आते हैं बैरो रिसेप्टर्स? पेरिफेरल। दैट इज पेरिफेरल, ठीक है? अब मैं आपको बाद में बताऊंगा कि पेरिफेरल, अच्छा मुझे ये बता दें, बैरोरिसेप्टर्स में प्रेशर रिसेप्ट करेंगे, और हमारे पास ये कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, ठीक है? कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे पास केमिकल्स से एसोसिएटेड होते हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड पीएच, ठीक है? अभी हम बैरोरिसेप्टर के हवाले से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ हमारे पास है यहाँ पे एओटिक बैरोरिसेप्टर्स, आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर जो हैं, ठीक है? और दूसरे हैं हमारे पास कैरोटिड साइनस के अंदर बैरोरिसेप्टर्स, एट द बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी और या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की डायलेशन पे, ठीक है? तो ये दोनों बैरोरिसेप्टर्स हो गए। तो दोनों कौन-कौन से होंगे? दैट इज एओटिक बैरोरिसेप्टर्स एंड कैरोटिड बैरोरिसेप्टर्स। तो यहाँ पे जो एफरेंट लेकर जाते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे एफरेंट जो एओटिक है वो कौन सी लेकर जा रही है? कौन सी लेकर जा रही है? प्लीज अनम्यूट करके कोई बोले। दैट इज वेगस नर्व ना। तो यहाँ पे जो कैरोटिड साइनस होती है वो कौन सी होती है? दैट इज ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स। तो एफरेंट हमारे बैरोरिसेप्टर्स के कौन सा होंगे? वेगस एंड ग्लोसोफ्रेंजियल। एमसीक्यूज आए कि द एफरेंट सप्लाई ऑफ द बैरोरिसेप्टर्स, दोनों ऑप्शन में आगे वेगस एंड ग्लोसोफ्रेंजियल, किसको सिलेक्ट करेंगे? किसको सिलेक्ट करेंगे? ओके, ग्लोसोफ्रेंजियल को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है? ग्लोसोफ्रेंजियल, ओके, ग्लोसोफ्रेंजियल। थोड़ा आहिस्ता बोल लूँ? ओके डॉक्टर नूर, मैं थोड़ा आहिस्ता बोलता हूँ, अब ठीक है? इज दैट ओके डॉक्टर नूर? ठीक है, अब समझ आ रही है? ओके फाइन, ओके। ग्लोसोफ्रेंजियल प्रेफर कर दीजिएगा, सीपीएसपी के अंदर की यही थी, ठीक है? दैट इज सीपीएसपी पैथेटिक थिंग्स। क्यों करना है इसको? इसी पे आप लोग फेल होते हो ना।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कहाँ पे जाते हैं, सोलिटरी न्यूक्लियस। सोलिटरी न्यूक्लियस कहाँ पे है, दैट इज इन द मीड्यूला। इफरेंट कौन से होते हैं, इफरेंट कौन से हैं, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी वैगस नर्व के थ्रू जाती है एसए नोड को। एसए नोड के ऊपर वो क्या करेगा, किस आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज करवाएगा, किस आयन की परमेबिलिटी इंक्रीज कराएगा पैरासिम्पैथेटिक से जब जाएंगी एसए नोड पे। देखें ऐसे ना करें, जो मैंने पॉइंट बताया आप अब मुझे रिपीट नहीं कर रहे, इट्स वेरी बैड। सर पोटेशियम की। दैट इज पोटेशियम, ग्रेट डॉक्टर कायनात, ग्रेट। दैट इज पोटेशियम की परमेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, ऐसे नोड की फायरिंग कम हो जाएगी। सो व्हाट विल बी द हैपन, द पीआर इंटरवल विल बी इंक्रीज्ड एंड द हार्ट रेट विल बी डिक्रीज। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ की फायरिंग एफरेंट ज्यादा हुई, हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी के थ्रू इंक्रीज्ड हो जाएगी, हमारे पास पीआर इंटरवल डिक्रीज हार्ट रेट हो जाएगा। ओके, सपोज अगर हाइपोटेंशन है, हाइपोटेंशन है, बैरोरिसेप्टर एक्टिवेट होंगे कि नहीं होंगे, पहले मुझे ये बताएं। हाइपोटेंशन एक्टिवेट होंगे या नहीं होंगे? ओके, कोई कह रहा होंगे कि नहीं। अच्छा ये देखिएगा, हाइपोटेंशन जब भी हो ना, आपने ये रखना है कि डिक्रीज प्रेशर, डिक्रीज एफरेंट सिग्नलिंग फ्रॉम द बैरोरिसेप्टर्स। मैंने आपको क्या बताया था, दे आर हाई प्रेशर सेंसर। ठीक है, मैंने बताया नहीं आपको हाई प्रेशर सेंसर, बताया है ना, तो ये हाई प्रेशर को सेंस करेंगे, दे आर नॉट लो प्रेशर सेंसर। जो लो प्रेशर सेंसर होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द एट्रियम, एट्रियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा दोनों को कैसे कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या होता है, एंड ओके नो, हाइपोटेंशन के अंदर जो है इनकी सिग्नलिंग एफरेंट जो पाथवे होती है, एफरेंट सिग्नलिंग जो होती है वो डिक्रीज होती है, फायरिंग वो नहीं करते फायर। हाइपोटेंशन हो गया फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने इंक्रीज फायरिंग कर दी है, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी होगी, एक तो बीपी कम है, ऊपर से हार्ट रेट भी कम हो गया। डू यू फाइंड एनी कंडीशन नॉर्मली आपका ऐसे होता है कि हाइपोटेंशन का रिस्पॉन्ड हो, हाइपोटेंशन का हमारे पास पेशेंट हो, ब्लीडिंग हो रही है, डिक्रीज ब्लड फ्लो है, और हमारे पास ब्रेडिकार्डिया भी साइड में हुआ हो, ऐसे नहीं ना होता। हमारे पास जब ब्लड लॉस होता है, हाइपोटेंशन हुआ होता है पेशेंट, टेकिकार्डिया होता है पेशेंट को, टेकिकार्डिया होता है, नॉट ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, तो दैट इज नॉट नॉर्मल फिजियोलॉजी। ठीक है, एम आई क्लियर, ये क्लियर है? ओके, सो जब हमारे पास हाइपोटेंशन होगा तो यहाँ पे डिक्रीज फायरिंग होगी, हमारे पास एफरेंट सिग्नल्स की डिक्रीज फायरिंग होगी, तो इसका मतलब ये है कि ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं करेंगे। इफ दे आर नॉट परफॉर्मिंग इट्स पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी, देन द ओवरकम एक्टिविटी ऑफ द सिंपैथेटिक जो चेन है, ये वाली एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अल्टीमेटली। ये पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करेंगे, अल्टीमेटली सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, सो द हार्ट रेट विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, तो हाइपोटेंशन में क्या क्या चीजें होंगी, डॉक्टर कायनात अकरम प्लीज लेट मी नो क्या क्या चीजें होंगी हाइपोटेंशन के अंदर। डॉक्टर कायनात, डॉक्टर कायनात, आर यू देयर? जी सर जी। क्या क्या चीजें होंगी हाइपोटेंशन के अंदर? सर हाइपोटेंशन के अंदर बैरोरिसेप्टर नहीं होंगे एक्टिवेट, क्योंकि वो हाई प्रेशर को करते हैं रिस्पॉन्ड, तो देयर विल बी टैकीकार्डिया। नहीं नहीं, सीक्वेंस वाइज बताए ना, तो ये सिग्नलिंग नहीं भेजेंगे ऊपर, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, अल्टीमेटली सिंपैथेटिक चेन एक्टिवेटेड हो जाएगी, तो वो उसका इंक्रीज टैकीकार्डिया हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर कायनात? जी जी। ओके ओके ग्रेट। अच्छा, इसी तरह एमसीक्यूज आएगा, एक पेशेंट है एकदम से खड़ा हुआ है, नीचे से बैठे एकदम से खड़ा हुआ है, व्हाट विल बी द चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होंगी Increase heart rate. उसमें? ये होगा कि उसके पेरिफेरल वेनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। क्यों वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा? क्योंकि उसके जो लेग्स के साइड पे वेन्स हैं उधर पुलिंग हो जाएगी, फ्लूइड की पुलिंग होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, सो फ्लूइड की पुलिंग होने की वजह से डिक्रीज वेनस रिटर्न होगा, डिक्रीज वेनस रिटर्न होने की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, दैट इज डिक्रीज एट्रियल प्रेशर होगा। ठीक है, डिक्रीज एट्रियल प्रेशर होगा, डिक्रीज फायरिंग होगी बैरोरिसेप्टर्स की, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से हमारे पास टैकीकार्डिया हो जाएगा, और हमारे पास जो है आर्टीरियल प्रेशर इनिशियली डिक्रीज होगा। ठीक है, वेनस पुलिंग होगी, कार्डिक आउटपुट भी कम होगा, वेनस रिटर्न भी कम होगी, तो हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी कम होने की वजह से आर्टीरियल प्रेशर भी कम होगा। सो आर्टीरियल प्रेशर भी कम होगा,
तो ये बैरोरिसेप्टर उसको लो प्रेशर को सेंस करेंगे और अपनी फायरिंग डिक्रीज कर देंगे। अल्टीमेटली सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, वो ऐसे नोड पे फायरिंग इंक्रीज करेंगे, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, टू कंपनसेट द लो आर्टीरियल प्रेशर, टू कंपनसेट द लो वेनस रिटर्न। एम आई क्लियर? ये पॉइंट क्लियर है? ये क्लियर है सभी को? यस सर। सर अभी तो ओके, आपने कहा था कि बैरोरिसेप्टर जो है वो हाई सॉरी प्रेशर को सेंसिटाइज करेंगे। सर अभी तो सॉरी आपने कहा था कि बैरोरिसेप्टर जो है वो हाई प्रेशर को सेंसिटाइज करेंगे। यस, हाई प्रेशर को सेंसिटाइज करते हैं इन अ सेंस कि जब उन्होंने अपनी एक्टिविटी करनी है। जो लो प्रेशर को भी सेंस करते हैं, दिस आर नॉट मीन्स कि वो सेंस नहीं करते, वो सेंस करते हैं तो फिर ये तो अपनी एक्टिविटी डिक्रीज कर दें। जो सेंसिटिविटी टू हाई प्रेशर की मैंने बात की है, इन रिस्पॉन्स टू देयर एक्टिविटी है, तो वो हाई प्रेशर सेंसर हैं अलॉन्ग विद परफॉर्मिंग एक्टिविटी। अगर लो प्रेशर सेंसर हैं बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटी, दे डिड नॉट जो है ना वो एफरेंट अपने सिग्नलिंग नहीं करते, लो प्रेशर जो वॉल्यूम होता है, इज दैट ओके, परफॉर्म नहीं करते एक्टिविटी, पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी। डॉक्टर साहिबा क्लियर हुए ये चीज? थोड़ी बहुत सर। क्लियर हुई है कि नहीं हुई है डॉक्टर फरहाद? सर थोड़ी बहुत हुई है। ओके, मैं दोबारा कहता हूँ। एमसीक्यूज आता है, बैरोरिसेप्टर जो है ना रिस्पॉन्ड मैक्सिमली टू, मैक्सिमली रिस्पॉन्स किसको करते हैं? हाई प्रेशर वाले को। दैट इज हाई प्रेशर। उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह ये होती है कि जो हमारे पास कैरोटिड बॉडी होती है वो हमारे पास डिक्रीज एंड इंक्रीज ब्लड प्रेशर को दोनों को रिस्पॉन्ड करता है, और ये जो हमारे पास एओटिक बॉडी होती है ये जस्ट ओनली जो हमारे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर होता है उसको रिस्पॉन्ड करती है। ठीक है, जो एओटिक कीमोरिसेप्टर है इंक्रीज ब्लड प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं। जो कैरोटिड बॉडी होती हैं चाइल्ड से याद करना, चाइल्ड नीचे भी चले जाते हैं, टेबल के नीचे भी घुस जाते हैं, टेबल के ऊपर भी चले जाते हैं, तो वो इंक्रीज एंड डिक्रीज बीपी दोनों को सेंस करते हैं जो कैरोटिड रिसेप्टर होते हैं। तो देखें दोनों रिस्पॉन्ड किसको कर रहे हैं? इंक्रीज बीपी को रिस्पॉन्ड करते हैं। दैट्स व्हाई वी से द बैरोरिसेप्टर रिस्पॉन्ड मैक्सिमली टू इंक्रीज बीपी। अब ये देखिए जो कैरोटिड रिसेप्टर्स हैं, साइनस एंड रिसेप्टर्स हैं, डिक्रीज बीपी को भी तो रिस्पॉन्स कर रहे हैं ना डॉक्टर फरहाद? ठीक है सर। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम एक्टिविटी कब परफॉर्म कर रहे हैं? इंक्रीज बीपी को मैक्सिमम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बिकॉज एओटिक बैरोरिसेप्टर ओनली रिस्पॉन्स टू इंक्रीज बीपी, और जो कैरोटिड होते हैं इंक्रीज प्लस डिक्रीज बीपी दोनों को। और डिक्रीज बीपी जब होगा तो ये अपनी सेंसिटिव एक्टिविटी ये जो ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स के थ्रू है वो नहीं भेजेंगे। दैट्स व्हाई वी प्रेफर द ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व ओवर द वेगस नर्व। ठीक है, यही एक वजह है कि हम ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स को वेगस नर्व्स के ऊपर प्रेफर कर देते हैं। डॉक्टर फरहाद, एम आई क्लियर? नो? जी सर क्लियर। अब क्लियर है कि थोड़ा बहुत क्लियर है डॉक्टर फरहाद? सर क्लियर। क्लियर है, थोड़ा बहुत तो नहीं ना क्लियर? जी सर क्लियर है। थैंक ओके यू। ग्रेट ग्रेट, थोड़ा बहुत वाला नहीं आना, या होना है या नहीं होना, अंदर वाली स्टेज कोई नहीं। अच्छा, अब मैंने बैरोरिसेप्टर की बात कर ली आपके साथ, डायग्राम दिखा दी। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या होता है? सपोज हमारे पास यहाँ पे जो आर्टियर रिसेप्टर्स हैं, आर्टियर की वाल पे कंट्रैक्शन हुई है, ज़्यादा वॉल्यूम है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें, ज़्यादा प्रेशर है, तो फिर हमारे पास यहाँ पे हाई प्रेशर होने की वजह से ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या होता है? यहाँ पे वैगस नर्व उसको सेंस करती है, हाई प्रेशर इन द राइट एट्रियम, और वो हमारे पास ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाने के बाद वो वापस हमारे पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी करता है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास कार्डिक हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। ओके, ओके फाइन। ओके फाइन, ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स क्या होता है? यहाँ पे जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हमारा यहाँ पे ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे वाल्व की स्ट्रेचिंग ज़्यादा हो जाएगी,
तो यहाँ पे जो हाई प्रेशर सेंसर हैं ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स वाले, वो एफरेंट वेगस नर्व से लेंगे और वो ब्रेन स्टेम में जाएंगे और वो अपनी थ्रू द एफरेंट सिंपैथेटिक एक्टिविटी से इसकी कार्डियक कंट्रैक्टिलिटी ज़्यादा करवा देंगे। ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स का पर्पस क्या होता है? अल्टीमेटली इंक्रीज द हार्ट रेट सो दैट द इंक्रीज वॉल्यूम जो यहाँ पे आया है हार्ट के अंदर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकाल सके, ताकि यहाँ पे हार्ट के अंदर वॉल्यूम कोई रहे ना, ठीक है, हार्ट के अंदर वॉल्यूम रहे ना। ओके, अब ये जब हमारे पास इंक्रीज ब्लड प्रेशर यहाँ पे हो जाता है, बोथ द बैरोरिसेप्टर एंड द ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स इज एक्टिवेटेड, ठीक है। दोनों का काम ऑपोजिट होता है। एक का काम होता है कि जी उसने हार्ट रेट को कम करवाना है, एक का काम है उसने ज़्यादा करवाना है। अब ये कैसे पता चलेगा कौन सा डोमिनेट करेगा? कैन एनीबॉडी टेल मी कौन सा डोमिनेट करेगा? कोई बताएगा? ओके, नो वन। सो रिमेंबर, जब वॉल्यूम ज़्यादा हो ब्लड के अंदर, तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स विल बी द मोर पोटेंट। अगर वॉल्यूम कम हो, प्रेशर ज़्यादा है, तो दैट इज द ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स दैट इज द एक्टिवेटेड, ठीक है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ज़्यादा वॉल्यूम के अंदर है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दोनों एक्टिवेट होंगे, बट द मोर पोटेंट विल बी द ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स, सो दैट द इंक्रीज एंड इंक्रीज जो वॉल्यूम यहाँ पे हुआ है उसको बाइट्स को सारा बाइट निकाल दे हार्ट से, ठीक है। सो अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज बैरोरिसेप्टर अगर वो वाला बैरोरिसेप्टर वाला हो जाता है, तो वो हार्ट रेट को डिक्रीज करवाएगा, ठीक है। इसीलिए जब हमारे पास ब्लीडिंग होती है, एक होता है सीएन ब्लीडिंग होती है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या टैकीकार्डिया होता है या हमारे पास ब्रेडिकार्डिया होता है? टैकीकार्डिया होता है। दैट इज टैकीकार्डिया ना, टैकीकार्डिया होता है हमारे पास व्हेनेवर देयर इज डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम होगा, हमारे पास इंक्रीज वो वाला चीज़ें होंगी, ब्लड लॉस होगा, ठीक है। सो द अल्टीमेटली देयर विल बी द टैकीकार्डिया कंडीशंस। सो द ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स एंड द बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स हैव द ऑपोजिट एक्शन, ठीक है, ऑपोजिट एक्शन है। और कौन सा डोमिनेट करेगा? जब ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा है तो ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स डोमिनेट करेगा और टैकीकार्डिया करवाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो हमारे पास जो है वो बैरोरिसेप्टर एक्टिवेटेड होंगे, ठीक है, बैरोरिसेप्टर एक्टिवेटिंग होंगे। इन केस ऑफ बोथ, अगर हम दोनों में कंपेयर कर रहे हैं, बैरोरिसेप्टर में और उसके अंदर ब्रेन ब्रिज रिफ्लेक्स के अंदर। अच्छा, एक और रिफ्लेक्स होता है कशिंग रिफ्लेक्स। कशिंग रिफ्लेक्स क्या होता है? हमारे पास इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से परफ्यूजन ऑफ ब्रेन डिक्रीज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सेंट्रल कीमोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी करते हैं, जो कि पेरिफेरल जाके वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाते हैं और इंक्रीज परफ्यूजन करवाते हैं टुवर्ड द ब्रेन, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी से कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर इन द कशिंग रिफ्लेक्स के अंदर। और ओके, सर ये कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज से आगे बता दें। ओके, जब कशिंग रिफ्लेक्स होता है उसके अंदर क्या होता है? देयर इज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के अंदर तीन चीज़ें होती हैं कशिंग रिफ्लेक्स के अंदर, दैट इज इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया एंड डिक्रीज ब्रीथिंग रेट, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं कशिंग रिफ्लेक्स के अंदर। ये कब होता है? व्हेन देयर इज इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। अब इंक्रीज मैकेनिज्म बता रहा हूँ क्या होता है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर हो गया, आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट करेंगी, कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से उनकी जो परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगी। परफ्यूजन डिक्रीज हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही है टिश्यू से, वो उसमें एक्सचेंज नहीं होगी, ठीक है, और वो वहाँ पे स्टेसिस करेगी। सेंट्रल कीमोरिसेप्टर गोट एक्टिवेटेड ड्यू टू इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, और वो अपनी सिंपैथेटिक एक्टिविटी करवाएंगे सो दैट देयर इज इंक्रीज परफ्यूजन टुवर्ड द ब्रेन, ठीक है। और वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से वेसल कंस्ट्रिक्ट करती हैं, जिसकी वजह से देयर इज हाइपरटेंशन हो जाती है। अब इस हाइपरटेंसिव कंडीशन को सेंस कौन करता है? देयर इज बैरोरिसेप्टर्स जो है ना, इंक्रीज ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं और रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया करवा देते हैं, ठीक है, रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। वो इसको सेंस करने की वजह से वो अपनी फ्रेंड पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी करवा के हार्ट पे क्या करवा देंगे? ब्रेडिकार्डिया। सो देयर इज हाइपरटेंशन प्लस ब्रेडिकार्डिया, ठीक है। यही कशिंग रिफ्लेक्स होता है और उसके अंदर डिक्रीज ब्रीथिंग रेट भी हो जाता है। ओके, एम आई क्लियर? ये क्लियर है पॉइंट?
ये क्लियर है सभी को? क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ? ओके फाइन, ओके आई थिंक सो। अब और ओके 2 बज गए हैं। यू पीपल रियली वांट आई टीच यू? ओके आई थिंक सो। कितनी रह गई हैं? ओके फाइन, ओके बाकी कल करेंगे हम। ओके फाइन। अच्छा up till now please I always want review from you people. Dr. Laiba Mahmood, please class dismiss. Dr. Ali, you